आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम हेलोल्केन हेलोरीन जो चैप्टर हमारा चल रहा है, तो हेलोल्केन के भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके उपयोग यूजेस की बात करने वाले हैं। क्योंकि पिछले लेक्चर तक हम हेलोल्केन के जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात कर चुके थे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी हमने देखे, क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके थे। तो आज का लेक्चर हेलोल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट होता है, भौतिक गुण से स्टार्ट होता है। तो उसको थ्योरी में तो मैंने लिख दिया है, अब इसको आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ अलग अलग इस टाइप के एग्जाम्पल से। और आप ये समझिए कि यहाँ से कंपटीशनली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में जो बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही तैयार होते हैं चैप्टर्स की। तो एक महत्वपूर्ण हेलोल्केन के ये भौतिक गुण है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस हेलोल्केन के भौतिक गुण है ये। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो कम कार्बन के हेलोल्केन होंगे, लगभग 1 कार्बन से लेकर 3 कार्बन तक के, जैसे CH3Cl, CH3Br हो सकता है, C2H5Cl और C3H7Cl, माने 1 कार्बन का, 2 कार्बन का या 3 कार्बन का हेलोल्केन जो होगा वो सामान्य ताप पर, जो कमरे का ताप होता है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड जनरल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस होंगे। तो दिखा देखिए, कम कार्बन के हेलोल्केन सामान्य ताप पर गैस होते हैं। जबकि अगर 4 कार्बन से लेके 18 कार्बन तक की बात करें तो यहाँ लिखा है जबकि C4 से C18, इसका मतलब है 4 कार्बन से लेके 18 कार्बन तक के जो हेलोल्केन हैं वो क्या होते हैं, द्रव होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक। और 18 से ज्यादा वाले जो कार्बन के हेलोल्केन होते हैं, जिनमें कार्बन की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है 18 से ज्यादा होंगे, 18 से ज्यादा होंगे, जो भी आगे हेलोल्केन पॉसिबल है जितने कार्बन के, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, पहले पॉइंट को आप समझिए भौतिक गुण के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन को, कि जो लगभग 1 कार्बन से लेकर 3 कार्बन तक के हेलोल्केन तो गैस स्टेट में होंगे, गैस अवस्था में होंगे सामान्य ताप पर। 4 कार्बन से लेकर 18 कार्बन तक के जो हेलोल्केन होंगे वो कौन होंगे, वो द्रव होंगे, वो लिक्विड होंगे। और उससे ज्यादा के जो कार्बन होंगे, 18 से ज्यादा के जो कार्बन होंगे वो क्या होंगे, ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लगभग 18 कार्बन तक के जो हेलोल्केन हैं, 1 कार्बन से लेकर 18 कार्बन तक के जो हेलोल्केन हैं वो कलरलेस होते हैं, प्राय रंगहीन होते हैं, उनका कोई रंग नहीं होता। तो ये लिखा देखिए 18 कार्बन तक के हेलोल्केन प्राय रंगहीन, कलरलेस होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट लिखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को लेकर है, गलनांक क्वथनांक को लेकर है। तो देखिए, अब तक हमने चैप्टर पढ़ लिया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। हेलोल्केन हमारा चल रहा है, तो हम हेलोल्केन से पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक क्वथनांक की बात कर चुके हैं। तो अब हेलोल्केन की अगर बात करें तो हेलोल्केन के गलनांक क्वथनांक अपने से ये पहले जो चैप्टर आए हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनसे ज्यादा होते हैं। और सही बताएं तो ऐसा होता है, देखिए हेलोल्केन जो बने हैं वो एल्केन से ही बने हैं। भाई एल्केन का एक हाइड्रोजन आपने हेलोजन से प्रतिस्थापित किया, सब्स्टिट्यूट किया, तभी तो हेलोल्केन बने। तो इसलिए क्या देते हैं जनरली, हेलोल्केन के गलनांक क्वथनांक संगत एल्केनों से या जनक एल्केन से, माने जिस एल्केन से वो हेलोल्केन बना है उससे हेलोल्केन का ही गलनांक क्वथनांक ज्यादा होगा उस एल्केन से। तो ये लिखा है हेलोल्केन के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट गलनांक क्वथनांक संगत या जनक पेरेंट एल्केन, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन से या जनक एल्केन से, माने वो हेलोल्केन जिस एल्केन से बना है उससे अधिक गलनांक क्वथनांक रखेगा, अधिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हेलोल्केन का जो मोलिकुलर मास है, जो आणविक द्रव्यमान है, हेलोल्केन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो जनक एल्केन से, संगत एल्केन माने जिनसे वो हेलोल्केन बना है उससे क्या होता है, अधिक होता है। और आपको सीधा सीधा पता है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का सीधा मतलब किससे होता है, उस कंपाउंड के, उस यौगिक के मोलिकुलर मास माने आणविक द्रव्यमान से। भाई सीधी सी बात है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, जिसका आणविक द्रव्यमान ज्यादा, मोलिकुलर मास ज्यादा। तो आपको पता ही है कि हेलोल्केन में हेलोजन आने की वजह से वो अपने पेरेंट एल्केन से, जिस एल्केन से वो हेलोल्केन बना है उससे ज्यादा मोलिकुलर मास रखेगा, आणविक द्रव्यमान रखेगा। इसलिए हेलोल्केन का जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक क्वथनांक है, वो ज्यादा होता है कंपेयर देन एल्केन से, पेरेंट एल्केन से। तुलना किससे कर रहे हैं, जनक एल्केन से। जैसे मैं इसे एग्जाम्पल से बताऊं, मान लीजिए आपसे पूछा जाए मीथेन है और मीथेन से बनने वाला हेलोल्केन है CH3Cl। भाई इसका एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन लगाया, तभी तो ये हेलोल्केन बना। तो इन दोनों में अगर पूछा जाए किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आप समझिए इसका ज्यादा होगा हेलोल्केन का, अपने पेरेंट एल्केन से, अपने जनक एल्केन से, क्योंकि ये जो है इससे बना,
तो इस एल्केन से इसका गलनांक क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। रीजन, क्योंकि इसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की जगह आ गया हेलोजन परमाणु, और हेलोजन का परमाणु का जो परमाणु भार होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का ही तो सबसे कम होता है पूरी आवर्त सारणी, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम वेट का होता है हाइड्रोजन। तो इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा होगा, क्योंकि इसका आणविक द्रव्यमान मोलिकुलर मास ज्यादा होगा, तो ये इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसलिए लिखा है कि हेलो एल्केन के गलनांक क्वथनांक संगत या जनक एल्केन से ज्यादा होते हैं। जनक क्योंकि इससे ही बनते हैं ना ये। यहां पर एक पॉइंट और फंसता है। सपोज कीजिए अगर आपसे CH3Cl और CH3Br का मालूम कर लें, अब दोनों ही हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन में कैसे डिसाइड करेंगे? बड़ा सिंपल सा, मैंने कहा नहीं, जिसका मोलिकुलर मास, जिसका आणविक द्रव्यमान ज्यादा, उसका गलनांक क्वथनांक माने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो CH3Br में Br हेलोजन परमाणु है, CH3Cl में Cl हेलोजन परमाणु है, तो Br का आणविक द्रव्यमान ज्यादा होता है ना Cl से, तो इसलिए जब Br का मोलिकुलर मास ज्यादा होता है Cl से, तो इसी का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा CH3Br का। अगर आयोडीन वाला हेलो एल्केन होता तो आयोडीन वाले का और भी ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो जिसका जितना ज्यादा मोलिकुलर मास होगा उस हेलो एल्केन का गलनांक क्वथनांक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ऐसे करके आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो पूछेगा किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, 4 ऑप्शन लिख देंगे, तो आप उससे पता कर सकते हैं कि किसमें भाई एल्केनों का अगर हेलो एल्केन से कंपेयर हो रहा है तो एल्केनों का तो कम ही होगा, हेलो एल्केन का ज्यादा ही होगा। और हेलो एल्केन में बात चल रही है, तो जिस हेलो एल्केन का मोलिकुलर मास आणविक द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, हेलो एल्केनों में आंशिक ध्रुवीयता भी होती है, माने पार्शियल पोलैरिटी होती है कि नहीं होती है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बंध की प्रकृति बताया था। C और X के बीच में, माने कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा था, तो ये आंशिक ऋणावेश था, इस पर आंशिक धनावेश, माने पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव था, माने ये जो बॉन्ड था पार्शियली पोलर था, आंशिक ध्रुवीयता थी, तो होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा देखिए पॉइंट, वैसे ही पॉइंट यहाँ से कनेक्ट होना चाहिए था, चलिए कोई नहीं। इस टाइप से हेलो एल्केन में आंशिक ध्रुवीयता होती है, लेकिन हेलो एल्केन में आंशिक ध्रुवीयता होने के बाद भी ये जल में अघुलनशील होते हैं, माने वाटर में इनसोल्युबल हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करते हैं। भाई जल में घुलने के लिए क्या होना चाहिए? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बना पाते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़े हाइड्रोजन। इसलिए मैं कह देता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं? फोन मींस फ्लोरीन से जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो फ्लोरीन ऑक्सीजन, फ्लोरीन से अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हो तब जाके वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन फ्लोरीन से कहीं मिलता ही नहीं हाइड्रोजन जुड़ा हुआ डायरेक्ट। तो इसलिए हेलो एल्केन में पार्शियल पोलैरिटी तो होती है, आंशिक ध्रुवीयता होती है, लेकिन वो जल में क्यों नहीं घुल पाते? क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। लेकिन हेलो एल्केन के लिए पॉइंट लिखा था कि हेलो एल्केन कार्बनिक विलायक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल में, ईथर में, क्लोरोफॉर्म में, कार्बन टेट्राक्लोराइड माने CCl4 में, सब में विलय होते हैं। इन सब में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। तो जो हेलो एल्केन है वो एल्केन एल्केन एल्काइन के जैसे ही है, जैसे एल्केन एल्केन एल्काइन वाटर में, जल में इनसोल्युबल है, अघुलनशील है, क्योंकि एल्केन एल्केन एल्काइन भी जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, और हेलो एल्केन भी नहीं बना पा रहा है, तो इसलिए हेलो एल्केन जल में तो घुल नहीं पा रहा है। हालांकि हेलो एल्केन जो है उनमें पार्शियल पोलैरिटी है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाने की वजह से जल में नहीं घुल पा रहे। जबकि देखा जाए हेलो एल्केन कार्बनिक विलायक माने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिनमें कार्बन है ऑलरेडी, ऐसे वाले विलायकों में, ऐसे सॉल्वेंट में घुलनशील है, सोल्युबल है। जैसे अल्कोहल में भी घुल जाएंगे हेलो एल्केन, ईथर में घुल जाएंगे, क्लोरोफॉर्म में घुल जाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाएंगे। तो इस टाइप से ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये मैंने आपके लिए लिखी है, पहले आप इनको नोट कर लीजिए। अभी कुछ और पॉइंटों की, जैसे ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के कुछ क्वेश्चन लिखकर अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही हम उसको कंप्लीट करेंगे। अभी हम हेलो एल्केन के डेंसिटी माने घनत्व की बात भी करेंगे, तो पहले आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, जहां से आपने पहले वाले लेक्चर के नोट्स कंप्लीट किए होंगे उसके जस्ट बाद से ये टॉपिक है। इसके बाद हम कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। तो देखिए अभी आपको मैं जो गलनांक क्वथनांक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात बता रहा था, उसके आधार पर मैंने यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं। इनमें आपको बताना है किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो देखिए CH3Br CH4 की हम बात कर चुके थे, और मैंने अभी बताया आपको कि हेलो एल्केन का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, गलनांक क्वथनांक है, वो संगत एल्केन से या जनक एल्केन से, माने वो हेलो एल्केन जिस एल्केन से बना है उससे ज्यादा ही होता है। तो यहाँ पर CH3Br का ज्यादा होगा, माने CH3Br और CH4 में CH3Br का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट गलनांक क्वथनांक ज्यादा होगा। अगर हम CH3Cl और CH3Br की बात करें, ये भी मैं बता चुका हूँ। सीधी सी बात है कि जिसका
आणविक द्रव्यमान मोलिकुलर मास ज्यादा होगा, उसका गलनांक उतरांक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो CH3Cl और CH3Br में CH3 तो कॉमन बात हो गई भाई, Cl और Br से तो डिसीजन होगा क्योंकि ये दोनों हेलोल्केन का एग्जांपल है। तो आप देखेंगे Cl से ज्यादा जो मोलिकुलर मास होता है, आणविक द्रव्यमान होता है, वो Br का होता है। तो इसलिए CH3Br पूरे का जो आणविक द्रव्यमान होगा, मोलिकुलर मास होगा, वो CH3Cl से ज्यादा होगा, इसलिए CH3Br का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अगर CH3Br और CH3CH2Br की बात करें, देखिए इस बार दोनों में हेलोजन एटम भी सेम हो गए, लेकिन फिर भी डिसीजन मोलिकुलर मास आणविक द्रव्यमान से होना है। यहाँ पर 2 कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पर 1 ही कार्बन और हाइड्रोजन कम है, तो मोलिकुलर मास आणविक द्रव्यमान इथाइल ब्रोमाइड का ज्यादा होगा, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा, एथिल ब्रोमाइड का ज्यादा होगा। बात अगर हम चौथे क्वेश्चन की करें तो यहाँ पर देखिए फिर से हेलोजन भी सेम है और कार्बन और हाइड्रोजन भी सेम है। देखिए अलग अलग कंडीशन के मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बनाए थे। देखिए यहाँ पर 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें हाइड्रोजन है 3 और 1 4 और 3 7, यहाँ पर 3 2 5 और 2 7। तो कार्बन हाइड्रोजन के नंबर भी सेम, हेलोजन भी सेम, तो मोलिकुलर मास दोनों का सेम। भाई इसका जो अणुभार है, जो आणविक द्रव्यमान है, उतना ही उसका आणविक द्रव्यमान है। तो अब तो ये बात फंस गई, क्योंकि पहले तो हम अब तक 3 में डिसीजन कर ले रहे थे कि आणविक द्रव्यमान जिसका ज्यादा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब आणविक द्रव्यमान भी सेम है, तो फिर कैसे डिसीजन करेंगे, तो फिर वही एल्केन में पहुंच जाइए। मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी, माने जितनी ज्यादा उसमें शाखाएं होंगी, टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखलाएं होंगी, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच, उसके अणुओं के बीच शाखित होने पर, श्रृंखलाएं बनने पर जो अट्रैक्शन का है, जो आकर्षण का जो बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कम हो जाता है। इसलिए स्ट्रेट चेन वाला जो कंपाउंड होगा, जो यौगिक होगा, सीधी श्रृंखला वाला, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उस कंडीशन में ज्यादा होगा। तो देखिए यहां तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को लेकर, कि आपको जिन 2 या जिन चारों में भी ये छांटना हो कि किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये चूज करना है आपने, तो आप ये समझिए कि उन सारे कंपाउंड्स में जिसका मोलिकुलर मास, जिसका आणविक द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर समस्या ये आ जाए कि उन कंपाउंड्स का मोलिकुलर मास, आणविक द्रव्यमान सेम हो, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं जिसमें सीधी श्रृंखला होगी, या कह दें कि कम टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला होगी, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो जाता है। उसके बाद भौतिक गुण में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक नया पॉइंट और लिखा है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, हेलोल्केन के स्थायित्व की बात करें, तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए ये हेलोल्केन है, ये वैसे भी एक बात है कि जिनमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, जिन 2 परमाणुओं के बीच जो आबंधन है जितना ज्यादा मजबूत होगा, उनका स्थायित्व उतना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या होना चाहिए? उनके एटॉमिक साइज जितना सेम टाइप के होंगे, एटॉमिक साइज जो आकार है परमाणु का वो लगभग समान होगा, तो बॉन्डिंग, आकर्षण बल, जो आबंधन है उतना मजबूत होगा। अब आप देखिए आयोडीन का जो साइज होता है, भाई आयोडीन में बहुत सारी कक्षाएं बनती है, तो आयोडीन का जो परमाणु आकार होता है, R माने कार्बन ही एक तरीके से, एल्किली तो है, तो कार्बन के सामने आयोडीन का जो परमाणु आकार है बहुत ज्यादा होता है, तो बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी है कम होती है आयोडीन वाले हेलोल्केन की। Br की थोड़ी उससे ज्यादा होती है, क्योंकि Br का परमाणु आकार कैसा होता है, थोड़ा छोटा होता है। Cl का और भी परमाणु आकार छोटा होता है, इसलिए बॉन्डिंग कार्बन के साथ ज्यादा होगी, आबंधन ज्यादा होगा, मजबूती ज्यादा होगी, इसलिए टिका भी रहेगा, स्थायित्व ज्यादा रहेगा। और फ्लोरीन वाले के साथ देखें तो स्थायित्व और ज्यादा होगा हेलोल्केन में। माने एक पॉइंट आपको ये बताने के लिए है कि हेलोल्केन में जो अलग अलग हेलोजन परमाणु हैं, जो हेलोजन एटम हैं, जैसे IBrClF, भाई पूरा हेलोजन परिवार FClBri है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो कौन से वाले हेलोल्केन ज्यादा स्थायी होंगे? तो फ्लोरीन वाले जो हेलोल्केन है वो ज्यादा स्थायी होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है, जो परमाणु आकार है, वो थोड़ा छोटा है, कार्बन के साथ आसानी से बंध बनाएगा, मजबूत बंध बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेगा, इसलिए स्टेबल भी। भाई जिसमें जितना ज्यादा मजबूत बंध, वो उतना स्टेबल ज्यादा होगा, स्थायी ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन का जो परमाणु आकार है वो कार्बन के जैसा ही है लगभग, तो आबंधन ज्यादा मजबूत होने की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी है। Cl का जो परमाणु आकार है वो फ्लोरीन से थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो आबंधन उतना मजबूत नहीं है, इसलिए स्टेबिलिटी भी कम है। Br का और ज्यादा साइज होने की वजह से, ज्यादा परमाणु आकार होने की वजह से कार्बन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, स्टेबिलिटी इसलिए और भी कम है। और आयोडीन का तो परमाणु आकार बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए वो कार्बन के साथ उतना मजबूत बॉन्डिंग नहीं बनाता, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बनाता, इसलिए उसका जो स्थायित्व है, जो स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो इसलिए लिखा है हेलोल्केन के स्थायित्व का बढ़ता क्रम। तो हेलोल्केन की जो स्टेबिलिटी है इस तरफ को इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब फ्लोरीन के जो हेलोल्केन होंगे वो ज्यादा स्थायी होंगे,
क्योंकि उनके बीच जो बॉन्डिंग होगी ज़्यादा मजबूत होगी। और आयोडीन वाले जो हेलोल्केन है वो सबसे कम स्थायी होंगे, क्योंकि आयोडीन का परमाणु आकार ज़्यादा होने की वजह से जो बॉन्डिंग है वो वीक होगी, थोड़ी कम मजबूत बॉन्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ से भी आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई आपसे ये यहाँ पर लिख देता हूँ, आपसे पूछा जा सकता है कि CH3Cl और CH3F में कौन ज़्यादा स्थायी है, कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो फ्लोरीन वाले ज़्यादा स्टेबल होंगे। रीज़न, क्योंकि फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है कार्बन के जैसा है, मजबूत बॉन्डिंग होगी। और अगर इसके साथ CH3I पूछ ले, CH3Cl और CH3I में पूछ ले तो CH3Cl ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि CH3I के तो सबसे कम स्टेबल होते हैं। तो ऐसे करके यहाँ से भी कुछ कंपटीशन में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद क्रियाशीलता की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोल्केन्स। तो देखिए रिएक्टिविटी जो होती है वो स्टेबिलिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। समझाने के लिए बता दिया आपको, लिख दिया है, ट्रिक टाइप समझ लीजिए आप। भाई जो जितना ज्यादा स्टेबल है रिएक्टिव कम होगा। भाई कोई अगर स्थायी है तो वो रिएक्शन ही नहीं करता होगा, तो इसलिए स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा है, अब फ्लोरीन वाली स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्थायित्व ज्यादा होता है फ्लोरीन वाले हेलोल्केन का, तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। तो रिएक्टिव कौन ज्यादा होगा फिर इनमें, आयोडीन वाले। वो आप वही है, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक साइज बड़ा होने से उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो आबंधन है, वो वीक है, दुर्बल है, कमजोर है, तो जल्दी टूटेगा। और जल्दी टूटेगा तो इसका मतलब क्रियाशील ज्यादा होगा, ये आयोडीन वाला हेलोल्केन रिएक्टिव ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर इससे उल्टा लिख दिया है, हेलोल्केन की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। तो RF यहाँ आ गया है, फिर इससे ज्यादा क्रियाशील फ्लोरीन वाले हेलोल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होगा Cl वाला, Cl वाले से ज्यादा क्रियाशील होगा ब्रोमीन वाला हेलोल्केन, और ब्रोमीन वाले हेलोल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होगा आयोडीन वाला हेलोल्केन। तो ये दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाए कि CH3Cl और CH3F में कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा, क्रियाशील कौन ज्यादा होगा, तो क्रियाशील कौन ज्यादा होगा, Cl वाला, क्योंकि ये स्थायी कम होगा। इन दोनों में स्टेबल कौन ज्यादा होगा, फ्लोरीन वाला। तो उल्टा होगा ना, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, जो स्थायित्व का क्रम होगा, वो रिएक्टिविटी क्रियाशीलता वाले क्रम से क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के उल्टे, क्योंकि क्रियाशीलता स्थायित्व की जो स्टेबिलिटी होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उल्टा होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि स्टेबिलिटी क्यों फ्लोरीन वाले हेलोल्केन की ज्यादा होगी, और ये भी बता दिया कि क्रियाशीलता आयोडीन वाले हेलोल्केन की क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि आयोडीन वाला हेलोल्केन का जो एटॉमिक साइज है आयोडीन का वो ज्यादा होने की वजह से बॉन्डिंग वीक बनाएगा, इसलिए स्टेबल तो कम होगा, स्थायित्व तो कम होगा, लेकिन क्रियाशीलता ज्यादा होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्टिव ज्यादा होगा। तो इन दोनों पॉइंट को आप देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कंपटीशन में। इसके बाद बात करते हैं एक और पॉइंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज में, हेलोल्केन की डेंसिटी को लेकर, घनत्व को लेकर। हेलोल्केन का जो घनत्व है वो एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर घटता है। एल्काइल समूह माने जैसे एक कार्बन का एल्किल है, एक में 2 कार्बन का एल्किल है, एक में 3 कार्बन का एल्किल है, एक में 4 कार्बन का है। तो एल्किल समूह के आकार से मतलब है एल्किल समूह की संख्या से। तो एल्किल समूह जितने ज्यादा होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी। रीजन देखिए, डेंसिटी का सीधा मतलब, घनत्व का सीधा मतलब आयतन से होता है। घनत्व और आयतन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्योंकि आपको पता भी है फॉर्मूला M बराबर VD होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। तो वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के इनवर्स, क्योंकि इसको अगर हम इसके अपॉन में लाएं ये हो गया। तो जो आयतन और घनत्व है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम बोल रहा हूं ना, वॉल्यूम का मतलब होता है जगह घेरना, स्पेस घेरने से। अब एल्किल जिसमें ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा स्पेस घेरेगा, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कैसी होगी, कम। घनत्व कैसा होगा, कम। समझ जाइए बहुत आसानी से भाई। वॉल्यूम माने आयतन का मतलब होता है कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है, कोई मैटर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम उसका। तो जब एल्किल ज्यादा होंगे तो ज्यादा जगह में आएंगे, ज्यादा जगह घेरेंगे, तो आयतन ज्यादा हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, और जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसकी डेंसिटी उतना कम, माने घनत्व उतना ही कम। तो इसलिए लिखा है कि हेलोल्केन का घनत्व एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर, तो एल्किल समूह का आकार बढ़ना माने एल्किल समूह ज्यादा जगह घेरेंगे, तो हेलोल्केन का घनत्व माने डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। तो देखिए यहाँ पर इसको समझाया गया है, CH3Br, फिर एक कार्बन का था हेलोल्केन, ये 2 कार्बन का हेलोल्केन, ये 3 कार्बन का हेलोल्केन। तो इधर जाने पर एल्किल समूह का आकार बढ़ रहा है, एल्किल समूह की संख्या बढ़ रही है, माने आकार बढ़ रहा है, माने ज्यादा जगह घेर रहे हैं। ज्यादा जगह घेर रहे हैं तो इनका आयतन क्या है, वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी, घनत्व क्या होगा, घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर लिखा देखिए घनत्व का घटता क्रम, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, एल्किल समूह बढ़ते जा रहे हैं, घनत्व क्या हो रहा है, घट रहा है, डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ भी आपसे ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि 4-5 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे किसकी डेंसिटी
कम होगी या किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आप समझ जाइए डेंसिटी मतलब जितने ज़्यादा एल्किल होंगे डेंसिटी उतनी ही कम होगी, घनत्व उतना ही कम होगा। तो देखिए इसके घनत्व के बाद अगर हम बात करें कि अगर हमारे एल्किल सेम हो, एल्किल का साइज सेम हो लेकिन हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणुओं का साइज अलग हो, जैसे फ्लोरीन, Cl, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें आप देखेंगे एल्किल आर 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 माने एल्किल सेम है लेकिन हेलोजन परमाणु अलग अलग है। ऊपर वाले में क्या था, एल्किल बढ़ रहे थे, हेलोजन परमाणु सेम था, तो एल्किल बढ़ रहे थे तो आयतन बढ़ रहा था, आयतन बढ़ रहा था तो घनत्व क्या हो रहा था, घट रहा था। तो सीधा सा ऊपर से तो फंडा निकल के आया कि एल्किल जितने ज्यादा होंगे घनत्व उतना कम होगा। लेकिन अगर एल्किल सेम हो फिर कैसे पता लगाएंगे घनत्व ज्यादा और कम होने का, तो फिर हेलोजन परमाणुओं का साइज देख लेंगे, हेलोजन परमाणुओं का आकार देखेंगे। सपोज कीजिए हम बात करें CH3Cl है हमारे पास, CH3Br है हमारे पास, CH3F है हमारे पास, CH3I है हमारे पास। ये 4 आपको यौगिक कंपाउंड दिए हैं, हेलोल्केन दिए हैं। तो इन चारों में देखिए जो एल्किल है वो तो सेम ही है, CH3 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 है, लेकिन हेलोजन परमाणु अलग अलग हैं। तो हेलोजन एटम का साइज देखेंगे तो किसका साइज ज्यादा होता है, आयोडीन का। अगर आयोडीन का साइज ज्यादा, आयोडीन ज्यादा जगह घेरेगा माने आयोडीन का आयतन ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। और अगर आयतन ज्यादा होगा आयोडीन का तो जो घनत्व होगा वो कम होगा, डेंसिटी कम होगी। भाई जिसका जितना ज्यादा वॉल्यूम डेंसिटी उतनी कम। तो आयोडीन का वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। तो आयोडीन वाला जो हेलोल्केन होगा वो देखिए मैंने सबसे बाद में लिखा घनत्व का घटता क्रम, डेंसिटी डिक्रीजेज। तो इसका मतलब फ्लोरीन का जो साइज होता है वो क्या होता है, सबसे कम। तो फ्लोरीन सबसे कम जगह में आएगा तो उसका आयतन सबसे कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, तो उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा, इसलिए यहां लिखा है। तो देखिए इसलिए फ्लोरीन वाले जो हेलोल्केन होंगे उनका घनत्व कैसा होगा, सबसे ज्यादा। उससे थोड़ा कम क्लोरीन वाले हेलोल्केन का, उससे थोड़ा कम ब्रोमीन वाले हेलोल्केन का, उससे सबसे कम घनत्व, सबसे कम डेंसिटी आयोडीन वाले हेलोल्केन की होगी। क्योंकि आयोडीन का जो एटॉमिक साइज है, जो परमाणु आकार है, वो सबसे ज्यादा है, आयतन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए घनत्व सबसे कम होगा। तो देखिए ये 2 पॉइंट भी यहां से आपको समझ आते हैं। तो यहां पर अगर इन चारों में ये टिक करना हो कि किसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा, तो आप देखिए घनत्व सीधे नहीं पता चलेगा, घनत्व किससे पता चलेगा, आयतन से, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम देखिए किसका सबसे कम होगा, तो वॉल्यूम कम किसका होगा, फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन ही कम जगह घेरेगा। तो फ्लोरीन का कम होगा सबसे वॉल्यूम, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो फ्लोरीन वाले हेलोल्केन का घनत्व सबसे ज्यादा होगा। और सबसे कम घनत्व पूछेगा तो आयोडीन का होगा, क्योंकि आयोडीन का वॉल्यूम, आयोडीन का आयतन जो है वो सबसे ज्यादा है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों पॉइंट को बहुत ध्यान में रखें, ये दोनों पॉइंट और वो दोनों पॉइंट। यहां से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे और ये मैंने आपको करके बताया मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो हेलोल्केन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक गुण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हेलोल्केन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, हेलोल्केन की रिएक्टिविटी की बात हो रही है, स्थायित्व और क्रियाशीलता की। स्थायित्व अगर आपको पता है तो क्रियाशीलता आप इजी तरीके से पता कर सकते हैं, उससे उल्टा होगा। और घनत्व अगर आपको पता करना है तो आपको आयतन पता होना चाहिए। और आयतन का मतलब सीधा सीधा स्थान घेरने से होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करने से होता है। वॉल्यूम जितना ज्यादा, डेंसिटी उतना कम, घनत्व मतलब आयतन जितना ज्यादा, घनत्व उतना कम। तो एक बार तो कंडीशन है एल्किल समूहों का आकार बढ़ रहा है, तो एल्किल समूह का, एल्किल ग्रुप का अगर साइज बढ़ेगा तो आयतन ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसलिए डेंसिटी कम होगी। और अगर एल्किल्स का जो साइज है, एल्किल ग्रुप का जो साइज है वो सेम हो, तो फिर आप किसका साइज देखेंगे, जो उसमें हेलोजन एटम लगे हैं, हेलोजन परमाणु लगे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उसमें आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से उसका वॉल्यूम ज्यादा हुआ, आयतन ज्यादा हुआ। और आयतन ज्यादा हुआ तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। सीधा सा ये फंडा है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके यहाँ पर हेलोल्केन के कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिए हैं। आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में अगर ऐसे क्वेश्चन हैं या साइड बुक जो आपके पास है जहां पर आपसे हेलोल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज माने भौतिक गुण के आधार पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हों कि किस हेलोल्केन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्थायित्व ज्यादा होगा, किसकी क्रियाशीलता ज्यादा या कम होगी, किसकी घनत्व ज्यादा या कम होंगे, किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट गलनांक उतना कम या ज्यादा होगा, 4 ऑप्शन में से ढूंढना होगा आपको। माने उत्तराखंड एलटी एग्जाम, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम, ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। आपका आईआईटी एडवांस है, नीट है, उस टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बड़ा ही इस लेक्चर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक
हेलोल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण क्या होते हैं, उनकी बात करेंगे। इसको आप अपनी कॉपी पर बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। तो देखिए, बात करते हैं हेलोल्केन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज की, जिसमें पहला है अपचयन, जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं। और आपको मैं याद दिला दूं, जब मैंने आपको एल्केन वाला चैप्टर पढ़ाया था, इस चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं, तो वहां पर मैंने आपको जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्केन बनाने की विधियां पढ़ाई थी। उन एल्केन बनाने की विधियों में ये भी एक मेथड होता था। तो मैंने आपको तब कहा भी था कि ये एल्केन बनाने का फिलहाल तो आप मेथड पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हेलोल्केन में केमिकल प्रॉपर्टीज में आप पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि हेलोल्केन की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पहले के चैप्टर्स मींस एल्केन, एल्केन, एल्काइन में आ गई होगी। चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अपचयन माने रिडक्शन, पहला रासायनिक गुण, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हेलोल्केन की है। मैंने आपको कहा था कि हेलोल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है, पहले कॉमन रिएक्शन लिख रहे हैं, RX है। मैंने कहा आपसे कि पूरी केमिस्ट्री में अपचयन माने रिडक्शन का मतलब होगा एटॉमिक हाइड्रोजन, परमाणु हाइड्रोजन। और कैटालिस्ट के लिए आप लेंगे NaHg। और भी बहुत सारे कैटालिस्ट मैंने आपको बताए हैं, NaHg, ZnHg, कंसंट्रेटेड Cl, NH2, NH2QH, तो मैंने वहां डिटेल में बताया। फिलहाल NaHg को क्या बोलेंगे, देखिए जो मरकरी है, जो पारा है, वो द्रव धातु होती है, लिक्विड मेटल है, और सोडियम उसमें डिसोल्व पेस्ट जैसा बनता है, इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम। ये बॉन्ड नहीं है, डैश लगा है, Na-Hg, सोडियम अमलगम इसको बोलते हैं। माने मरकरी पारे में सोडियम धातु का डिसोल्व कर दिया है, घोल दिया है, तो इसका ये जो कहलाएगा, ये कैटालिस्ट उत्प्रेरक, ये सोडियम अमलगम कहलाएगा। इसके प्रेजेंस में ही अपचयन रिडक्शन होता है। होगा क्या, मैंने आपको पहले कहा, ट्रिक भी लिखाई है ये एल्केन वाले चैप्टर में, कि जो परमाणु हाइड्रोजन होती है, एटॉमिक हाइड्रोजन होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, उसको एल्किल चाहिए होता है, एल्काइल चाहिए होता है। तो ये R H के साथ मिलकर बनाएगा RH, जिसको आप बोलेंगे एल्केन। और अब देखिए ये X कहाँ जाए, तो X को भी एक H मिल जाएगा, तो HX, हाइड्रोजन हैलाइड। बहुत डिटेल में मैंने बताया। तो अपचयन के लिए आपको कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, 2। तो यहां से आपका ये हेलोल्केन है, ये लिख देता हूं मैंने। वैसे मैंने डिटेल में बहुत बता दिया है हेलोल्केन, और ये एल्केन, और ये हाइड्रोजन हैलाइड। मैं बार बार कह रहा हूं, जो स्टूडेंट केवल इसी लेक्चर को देख रहे हैं, तो मेरा उनसे ये कहना रहेगा कि वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वाले चैप्टर में, जहां से मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट कराया, उसको जरूर देखें, क्योंकि ऑर्गेनिक बड़ा सिस्टमेटिक होता है। जब तक आप पीछे के लेक्चर का कंप्लीट नहीं कर लेते, आपको आगे का समझ आएगा नहीं। तो ये हाइड्रोजन और ये हो गया हैलाइड। अब हम इसके कुछ रिएक्शन लिख कर देखते हैं। जैसे R की जगह हम एक कार्बन ले लेते हैं और X या Br, बैलेंस ही कंप्लीट करें तो CH3Br, मेथाइल ब्रोमाइड। इसका अपचयन करा रहे हैं आप, एरो पर फिर वही सोडियम अमलगम NaHg, क्योंकि अपचयन का जो कैटलिस्ट है ये। मैंने कहा एटॉमिक हाइड्रोजन, परमाणु हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, इसलिए इसको ये दिलाकर CH3 माने एल्किल दिलाकर, मेथिल दिलाकर CH3 को H मिलेगा, तो क्या बनेगा, CH4। एक H Br के साथ बनाएगा HBr। नेमिंग में बोल दे रहा हूँ, खुद से नोट करना। मेथिल ब्रोमाइड, ये परमाणु हाइड्रोजन है, ये मेथेन है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। अगर आप और बड़ा हेलोल्केन लेते हैं, मान लीजिए 2 कार्बन का हेलोल्केन आपने लिया, एरो पर फिर वही NaHg, सोडियम अमलगम, बैलेंस ही कंप्लीट करें तो CH3, 2 और 2 4। तो ये जो H है, ये एल्किल को साथ जाएगा। तो एल्किल कहाँ है, अब कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, मैंने कहा ना पहले, मैं डिटेल में बता चुका हूँ। तो कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, वो इसको एल्किल मानते हैं। एल्किल ये नहीं होता, जो भी फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह के इधर होता है, जो भी इधर होगा, ये पूरा एल्किल होता है। तो ये H इसको मिलेगा, तो CH3 तो है ये यहां से अलग हो रहा है, तो इसी को मिलेगा, तो H इसको मिलेगा, तो हो जाएगा CH3 ठीक। और ये H इसको मिलेगा, तो ये हो जाएगा HBr 2H। ये एथिल ब्रोमाइड है, क्योंकि C2H5 को मिला है, तो एथिल, ये ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ये परमाणु हाइड्रोजन, ये एथेन, और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। आप और बड़ा हेलोल्केन लेना चाहते हैं, सपोज कीजिए 3 कार्बन का हेलोल्केन लेना चाहते हैं और अपचयन कराना चाहते हैं, एरो पर फिर वही NaHg। तो आप पहले इसकी बैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए। तो कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, 1 है, तो कितने हाइड्रोजन, मतलब कितनी कम चल रही है, 3 कम चल रही है, तो 3 ही हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूँ। 2 है तो 2 लग जाएंगे, 2 है तो 2 लग जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी खुद बनाइए, आंसर भी खुद लीजिए। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही, अब ये तो है नहीं कि वहाँ क्वेश्चन भी आप खुद बना लोगे, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा कि नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड का अपचयन कराया जाता है, तो आपको नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड बनाना आना चाहिए ना, इसलिए आपके सामने ही बनाता हूँ मैं। 3 कार्बन लगाओ, Br लगा दो, बैलेंस कंप्लीट कर दो। तो देखिए फिर वही एटॉमिक हाइड्रोजन एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए उसको एल्किल चाहिए होता है। और एल्किल कौन सा पोर्शन होता है, जो ग्रुप के इधर हो पूरा। तो जब ये यहीं से अलग होगा, तो H इसी को मिलेगा, तो हो जाएगा CH3 CH2
CH3, क्योंकि देखिए जहां से चीजें अलग होंगी वहीं तो वैलेंसी कंप्लीट करोगे। अब ये यहाँ से कम हुआ तो इसकी वैलेंसी तो कम हुई, तो H इसी को मिलेगा। फिर इस Br की वैलेंसी कम हुई तो इसलिए H इसको भी मिलेगा, तो HBr। ये 2H, इसका नेम क्या होगा? देखिए 3 कार्बन सीधी लाइन में लगे हैं इसलिए नॉर्मल, और Br लगा है तो नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड इसका नेम है। इसका लिख देता हूं आपके लिए, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक, और ये 3 कार्बन का एल्केन है तो उसको बोलेंगे प्रोपेन। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड आपका है ही। इसके बाद आप 4 कार्बन का हेलोल्केन लिख सकते हैं, उसका अपचयन करा सकते हैं, रिडक्शन करा सकते हैं। इसके बाद आप हो सकता है 2 डिग्री का बना लें, माने Br को कहीं श्रृंखला के बीच में ले लें। तो जहां भी आप लेंगे, चलिए मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं इस टाइप का, वैसे मैंने एल्केन वाले चैप्टर में लिखा हुआ है। 4 कार्बन लगा के मैंने Br इस बार यहाँ लगाया, CH3। देखिए इसकी 1 2 3 हो रही थी तो एक H लगेगा 4, 1 2 और 2 4। ये इसका अपचयन अगर हम कराएंगे तो फिर वही सिंपल सी बात है, NaHg। देखिए यहां से ये हटेगा क्योंकि ग्रुप के इधर पूरा एल्किल होता है, तो H इसको मिलेगा तो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। नॉर्मल ब्यूटेन ही बनने वाला है और HBr के साथ चले जाएगा। तो अगर टेढ़ी श्रृंखला है, माने हेलोल्केन की डिग्री 2 या 3 है, टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला है, तो आपको वही करना है। Br से जो जुड़ा होगा वही से अलग होगा, उसी को ऐसे दे देना है बस। तो CH3 CH2 CH2 CH3 और HBr के साथ। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड है। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन है लेकिन कार्बन 2 डिग्री का है, क्योंकि Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, इधर भी तो 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री और 2 डिग्री होता है तो आइसो। क्योंकि मैं आपको पहले के लेक्चर में जो हेलोल्केन का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वहाँ ये सब चीजें समझा चुका हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई इस लेक्चर को स्टार्टिंग में पहला लेक्चर यही देख रहा है ऑर्गेनिक का, तो उसको समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले के लेक्चर जरूर देखें, तब आपको ये बहुत ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि ये मैंने आपको एल्केन में भी पढ़ाया हुआ है। तो आप इसको, इस पहले रासायनिक गुण, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, लेकिन मेरा फिर वही कहना है कि जब आप रिएक्शन नोट करेंगे तो जो रिएक्टेंट अभिकारक हैं उनके नाम, जो प्रोडक्ट उत्पाद बने हैं उनके नाम जरूर लिखेंगे, और एक एक 2 2 रिएक्शन और बढ़ाकर लिखेंगे। माने मैंने यहाँ 3 4 कार्बन के लिखे तो आप 5 6 कार्बन की भी लिखकर देखेंगे, टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखलाएं बनाकर भी देखेंगे, और कोई डाउट या क्वेरी आएगी तो वो कमेंट के माध्यम से मुझसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण है जलीय KOH से क्रिया के रिएक्शन विद KOH एक्वस। इसको भी मैंने आपको एल्केन वाले चैप्टर में बताया था, जब आपको वहां एल्केन के कन्वर्जन बताए थे, और ये भी कहा था कि हेलोल्केन में आना ही आना है, तो आ गया है। देखिए आप, तो जलीय KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो KOH जो है 2 टाइप का होता है, एक जलीय एक एल्कोहलिक। जलीय को हम KOH एक्वस भी बोल देते हैं, क्योंकि जलीय को इंग्लिश में एक्वस बोला जाता है, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे KOH एक्वस। इसके जस्ट बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा उसमें हम KOH एल्कोहलिक का रिएक्शन पढ़ लेंगे। तो पढ़ तो हमने वो भी लिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन के बनाने का मेथड है। तो देखिए इसको फिर से एक बार लिख रहे हैं। तो जलीय KOH क्या करता है, इसको हम KOH एक्वस लिखते हैं। तो हेलोल्केन के साथ ही कैसे रिएक्ट करता है इसको देखते हैं। तो देखिए पहले कॉमन रिएक्शन, ये रहा आपका हेलोल्केन, ये आपने KOH एक्वस लिखा। देखिए KOH एक्वस हो कि एल्कोहलिक हो, KOH का जो K होता है ये X हेलोजन को रिप्लेस कर देता है, हेलोजन को अपने साथ लेके उड़ता है, तो ये बन गया आपका KX। ठीक, अब जब यहां से हेलोजन गया, K चला गया, तो OH घूम रहा है, तो OH यहां पर आके रिप्लेस हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि KOH एक्वस पूर्णतः आयनिक है, फुल्ली आयनाइज हो जाता है K प्लस में OH माइनस में। तो K हेलोजन को ले जाएगा माइनस वाले पोर्शन को, और ये पूरा का पूरा यहाँ प्रतिस्थापित हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। एल्कोहलिक में ऐसा नहीं होता, क्या होता है वो उसके बाद देखेंगे। तो KOH एक्वस में क्या होना है एक बार सुन लीजिए, KX के साथ जाएगा, ये जो OH है यहाँ लग जाएगा। तो देखिए जैसे ही एल्किल के पास OH आके लगेगा तो कौन सा ग्रुप बन गया भाई, एल्कोहल। तो यहाँ एक बात क्लियर करता चलूँ आपको कि जब एल्कोहल चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद वाला चैप्टर, तो वहाँ बनाने की जो विधियां आएंगी एल्कोहल को, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएंगे, रिएक्शन वहाँ रिपीट होगा फिर से, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि कोई यहाँ पर अगर मेथड प्रिपरेशन है या केमिकल प्रॉपर्टीज है तो किसी ग्रुप का वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकता है। इसके कुछ और रिएक्शन लिखते हैं, इसका नेम अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पोटेशियम। लिखना चाहें कि आपको तो लिखना ही है भाई, ये मेरे लिए झूठ है कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे तो लिखते हुए इतना साल हो गए हैं, तो आपको भी ये लिखना है, ठीक है ना। तो ये हेलोल्केन है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये अल्कोहल बना, और ये पोटेशियम हैलाइड, पोटेशियम हैलाइड। माने इसका ये है कि अगर यहाँ Br होता तो पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाता,
तो इसकी रिएक्शन लिखते हैं तो R की जगह एक कार्बन का और हेलोजन में Br लगा लेते हैं। बैलेंसी कंप्लीट करें तो कार्बन की बैलेंसी 1 हो रही है, होती है 4, 3 कम है, तो जितनी कम होती है उतने हाइड्रोजन लगा लेते हैं प्लस KH एक्वस। तो देखिए आपका हेलोल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज चल रहा है, तो इसलिए हेलोल्केन ले रहे हैं और उसकी हम डिफरेंट रिएजेंट या रिएक्टेंट से रिएक्शन करा कर देख रहे हैं कि क्या हो जा रहा है। तो देखिए KH एक्वस क्या कर रहा है, KBr के साथ उड़ा के ले जा रहा है और अपने OH को यहाँ छोड़ जा रहा है, तो CH3OH प्लस KBr। इसका नेम पता है मैथिल ब्रोमाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं आप, वो लिखना चाहें तो जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CH3OH को बोलेंगे आप मैथिल, क्योंकि CH3 को बोलते हैं मैथिल। अभी OH लगा है तो अल्कोहल, Br लगा था तो मैथिल ब्रोमाइड, बहुत सिंपल नेम, तो मैथिल अल्कोहल। IUPAC नेम मैंने आपको लिखना IUPAC वाले लेक्चर में सिखाया है, तो अगर IUPAC नेम से पूछेगा व्हाट हैपन व्हेन में क्या होता है जब में, तो आप IUPAC जानते हैं। सिंपल नेम पूछेगा तो सिंपल नेम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके बाद कुछ और बड़ा हेलोल्केन लिखें 2 कार्बन का, CH3CH2Br प्लस KH एक्वस, ठीक। KBr को लेके उड़ेगा, OH अपना यहाँ छोड़ेगा। ये जो अंडरलाइन है ये आप एग्जाम में ना करें, सीधे फ्रेश रिएक्शन लिखें, ये तो आपको समझाने के लिए। तो KBr को लेके उड़ा, OH यहाँ लगाया, तो ये हो गया CH3CH2OH और ये हो गया प्लस KBr। भाई देखिए ये एथिल है और ये OH है, तो एथिल अल्कोहल, क्योंकि ये है एथिल ब्रोमाइड, तो KH एक्वस से रिएक्शन हो रहा है तो KBr के साथ जा रहा है और OH लग जा रहा है। अगर और बड़ा अल्कोहल लिख लें भाई आप 3 कार्बन का, बैलेंसिंग कंप्लीट करें तो CH3CH2CH2Br और ये हो जाएगा प्लस KH एक्वस। KBr को लेके उड़ेगा, OH यहाँ छोड़ देगा, तो ये हो जाएगा CH3CH2CH2OH प्लस KBr। क्या नेम होगा भाई इसका, देखिए 3 कार्बन सीधी श्रृंखला में है, क्योंकि टेढ़े होने के चांस है ना, तो इसलिए आप नॉर्मल लगाएंगे, मैंने 1 डिग्री का है तो नॉर्मल। प्रोपिल ब्रोमाइड, बार बार बता चुका हूँ, ये नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल भी तो 1 डिग्री का है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से तो डायरेक्ट जुड़ा है, तो 1 डिग्री और 1 डिग्री में नॉर्मल। अगर मैं इसी को 3 कार्बन को इस टाइप से लिखूं और फिर KH एक्वस से रिएक्शन कराऊं, बैलेंसिंग कंप्लीट करनी तो सब बच्चों को आ रही होगी ना। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, K ने तो Br को लेके उड़ जाना है, OH अपना वहां छोड़ जाना है, ये OH यहाँ जाएगा जहाँ, तो जिस पोजीशन पर Br लगा है उसी पोजीशन पर आपने OH लगा देना है, क्योंकि जहां से वो लेके उड़ रहा है K अपने साथ हेलोजन को, K हेलोजन को यहाँ से लेके उड़ा Br को, तो OH भी वहीं जाके लगेगा, तो ये हो गया। तो इसका नेम क्या है, देखिए Br यहाँ जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, माने 2 डिग्री, और 2 डिग्री में क्या नेम होता है, आइसो, तो ये आइसो है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है, ठीक है, पता ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि देखिए OH जिस कार्बन जोड़ा है वो 2 कार्बन जोड़ा है, ये भी 2 डिग्री है, तो इसका नेम क्या होने वाला है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। मैं बोल दे रहा हूँ, बस Br की वजह से ब्रोमाइड है तो OH की वजह से अल्कोहल हो जाएगा, बाकी ये भी आइसोप्रोपिल है वो भी आइसोप्रोपिल है। तो इस टाइप से आपको जलीय KH माने KH एक्वस का रिएक्शन समझ में आया होगा, क्या कि KH एक्वस KBr के साथ जाता है और वहां पर OH छोड़ देता है, माने अल्कोहल बनाता है। तो हेलोल्केन से अगर हमें अल्कोहल बनाना होगा तो हम KH एक्वस से रिएक्ट कराते हैं, और मैंने ट्रिक में आपको हेलोल्केन की जब मैं लिखाऊंगा, जब हेलोल्केन लास्ट होगा चैप्टर, तो आपको पता ही है कि जिस भी चैप्टर जब लास्ट होता है तो मैं ट्रिक लिखाता हूँ, तो उस ट्रिक में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी कि हेलोल्केन से आगे जाने के लिए आपको KH एक्वस भी कराना चाहिए, अल्कोहल बन जाता है। तो आप जब इसको नोट करेंगे तो नेम के साथ रिएक्शन नोट करें, साथ ही आप 4 कार्बन का हेलोल्केन लिखकर KH एक्वस कराएं। पहले नॉर्मल लिखें, तो जब नॉर्मल लिखेंगे तो Br की जगह हो जाएगा, आइसो लिखेंगे तो भी Br जहां लगा वहां OH कर देगा, और टर्सरी लिखेंगे क्योंकि 4 कार्बन में 3 डिग्री का हेलोल्केन भी पॉसिबल है, तो वहां पर आपको 1 डिग्री हेलोल्केन से 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएंगे, 2 डिग्री हेलोल्केन से 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएंगे, 3 डिग्री हेलोल्केन से 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएंगे। तो बाकी डिटेल में तो हम अल्कोहल वाले चैप्टर में बात कर लेंगे, वैसे डिटेल में तो मैंने बता ही दिया है। तो आप जब इसको नोट करें तो कुछ रिएक्शन और बढ़ा कर लिखें, माने 4 कार्बन के हेलोल्केन से भी आप KH एक्वस की रिएक्शन कराइए, और 4 कार्बन के हेलोल्केन की भी डिग्री बदल लीजिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कर लीजिए। Br को पहले सीधी श्रृंखला में लगाइए, फिर टेढ़ी, फिर और ज्यादा टेढ़ी श्रृंखला में। तो KH एक्वस का तो काम यही है कि जहां लगा होगा Br के साथ ले जाएगा, OH वहीं छोड़ देगा। तो इसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बात अगर हेलोल्केन की तीसरे केमिकल प्रॉपर्टीज KH अल्कोहलिक की बात करें, KH अल्कोहलिक से करेगा,
माने अल्कोहलिक KH से गिर रहा है हेलोल्केन की रिएक्शन विद KH अल्कोहलिक, उसे ब्रैकेट में लिखेंगे ALC डॉट, एक्वस में क्या लिखा था AQ डॉट, यहाँ लिखेंगे ALC डॉट अल्कोहलिक। इसका मतलब ये है कि KH में थोड़ा एथेनॉल मिला होता है, तो तब उसे हम KH अल्कोहलिक बोलते हैं, माने अल्कोहलिक कास्टिक पोटास या अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है जब में आ सकता है, मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक के साथ होती है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलीय के साथ होती है, तो जलीय में तो अल्कोहल बनना है, तो अल्कोहलिक में देखते हैं। वैसे आपको बताया था मैंने अभी, इस रिएक्शन को भी हम एल्कीन बनाने के मेथड में पढ़ चुके हैं। तो KH अल्कोहलिक की रिएक्शन के लिए हमें कम से कम 2 कार्बन का हेलोल्केन चाहिए। क्यों चाहिए ऐसा, वो अभी डिस्कस करते हैं। तो मैं पहले 2 कार्बन का हेलोल्केन आपके लिए लिखता हूं, ये लिखा मैंने, इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट कराइए, CH3 CH2Br प्लस KH अल्कोहलिक। अब देखिए KH अल्कोहलिक की रिएक्शन में क्या होता है एक्चुअल में, तो K तो Br को लेके ही उड़ता है भाई, ये उड़ गया प्लस। अब इस OH को हाइड्रोजन चाहिए होता है, मैं डबल अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं कि इसको OH को H चाहिए होता है। KH अल्कोहलिक में K तो Br के साथ जाता है, KH एक्वस में भी K Br के साथ ही जाता है, लेकिन एक्वस के टाइम पर OH Br की जगह लग जाता था, लेकिन अल्कोहलिक में ऐसा नहीं होता। अल्कोहलिक में इस OH को H चाहिए होता है, और चाहिए भी कहां से होता है इसको, जिस कार्बन के पास से Br गया हो उसके नजदीकी कार्बन से, ठीक नजदीकी कार्बन से। तो ठीक नजदीकी कार्बन तो भाई ये है, तो यहां से H निकलेगा। तो इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई, H निकल रहा है, इस कार्बन की एक वैलेंसी Br के रूप में कम होगी, तो जब एक एक वैलेंसी कम हुई तो इनका एक बीच में बॉन्ड बढ़ जाएगा। तो ये बचा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, भाई इसका एक H निकला, इसका Br निकला, तो सिंगल बॉन्ड ही था, लेकिन यहां से वैलेंसी कम, यहां से वैलेंसी कम, तो एक बॉन्ड बढ़ेगा, क्योंकि देखिए आप कार्बन की वैलेंसी अभी 3 हो रही है, 1 और 2 हाइड्रोजन से 3, ऐसी इसकी 2 हाइड्रोजन से 1 3, तो इसलिए यहाँ पर बॉन्ड बढ़ेगा, क्योंकि जब एक एक वैलेंसी कम हो रही है तो बीच में एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, 2 वैलेंसी कम होती तो 2 बॉन्ड बढ़ जाते। तो ये आपका एल्कीन बन रहा है, और इसका नाम स्पेशली होता था एथीन, एथिलीन जिसे कहते थे, और OH के साथ गया है तो क्या बन रहा है H2। ठीक अब KH एक्वस अल्कोहल बनाता है और KH अल्कोहलिक एल्कीन बनाता है, तो एल्कीन बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसको आप पढ़ भी चुके हैं। ऐसा ही क्यों करते हैं, इस आपकी हेलोल्केन हेलोएरीन चैप्टर की NCERT एक्सरसाइज में रीजनेबल आंसर है, वो वहीं डिस्कस करूंगा मैं आपसे। क्योंकि देखिए वैसे बता दूं थोड़ा बहुत, KH एक्वस जब होता है, जल में KH मिला होता है तो पूरी तरह से आयनिक होता है, पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है, K प्लस OH माइनस, तो K Br के साथ जाता है, OH रिप्लेस हो जाता है। लेकिन KH अल्कोहलिक में, KH में थोड़ा अल्कोहल मिला होने से, एथेनॉल मिला होने से ये पूरा का पूरा आयनिक नहीं होता, फिर एल्कोक्साइड आयन बनते हैं, और एल्कोक्साइड आयन की वजह से ऐसा होता है। तो डिटेल में आप चैप्टर की एक्सरसाइज में ही बात करेंगे। आप बड़ा हेलोल्केन लीजिए, 3 कार्बन का हेलोल्केन लिया मैंने, और ये लगाया KH अल्कोहलिक से रिएक्शन कराया, बैलेंस कंप्लीट करें तो CH3 CH2 CH2Br, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड है, तो K तो Br को लेके जाएगा, ये ले गया भाई। अल्कोहलिक होने की वजह से OH को क्या दिलाने वाले हैं आप, H हाइड्रोजन, लेकिन कहां से, जिस कार्बन के पास से Br गया उससे नहीं, उसके नजदीकी कार्बन से, तो नजदीकी कार्बन ही है, तो यहां से, तो ये बचा CH3 CH और ये CH2। लेकिन आप देख रहे हैं यहां से एक वैलेंसी कम हुई, यहां से एक वैलेंसी कम हुई, तो जिन 2 कार्बनों से वैलेंसी कम होती है उन्हीं के बीच एक एक वैलेंसी कम हुई है, तो एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा, तो डबल बॉन्ड, बाकी OH के साथ H2 बनाएगा। तो ये क्या है, प्रोपीन है, ये प्रोपीन है, और ये है आपका नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक, अगर मैं इसको 3 ही कार्बन का रहने दूं, लेकिन इसको बनाऊं मैं 2 डिग्री का आइसो बना लूं, तब देखते हैं KH अल्कोहलिक कैसे रिएक्शन करेगा। तो देखिए जैसे मैं बदल कर ये रिएक्शन लिखता हूं, तब आप भी अपनी कॉपी पर नोट करते हैं, तो कुछ बड़े हेलोल्केन को बदल कर आप रिएक्शन लिखकर देख सकते हैं। तो K Br के साथ ही जाने वाला है, ये बना K Br। अब इस वाले OH को H दिलाएंगे, तो मैंने कभी कहा कि जिस कार्बन से Br गया है उसके नजदीकी कार्बन से H मिलेगा, तो नजदीकी कार्बन अब के बाद इधर भी है और इधर भी है, डायरेक्ट जो कनेक्ट है, तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो किधर से जाए, तो देखिए आप इस पर भी 3 H है, इस पर भी 3 H है, तो सेम कंडीशन है, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए यहीं से निकाल देता हूं, तो ये बचा CH3 CH। अब देखिए यहाँ से Br चला गया, यहाँ से H चला गया, तो एक बैलेंसी यहाँ से कम हुई, एक यहाँ से कम हुई, तो एक बैलेंसी बीच में पड़ेगी, माने डबल बॉन्ड, तो CH2 प्लस KBr प्लस H2, फिर प्रोपीन ही बन रहा है,
माने आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड जो हमने किया, क्योंकि 2 डिग्री हो गया था ना, ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड नाम हो गया था इसका। तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड पर भी देखिए प्रोपीन ही बन रहा है, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड पर भी प्रोपीन बन रहा है। लेकिन अब एक ऐसी कंडीशन में चलते हैं 4 कार्बन में जब आपको KH अल्कोहलिक की रिएक्शन करानी पड़े और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो। क्या देखिए KH अल्कोहलिक से रिएक्शन करा रहे हैं तो K तो Br के साथ ही जाएगा, इस OH को H दिलाएंगे क्योंकि अल्कोहलिक है, तो OH को H कहां से मिलेगा, Br जिस कार्बन से गया उसके नजदीकी कार्बन, तो नजदीकी कार्बन ये भी है और ये भी है, 2 नजदीकी कार्बन है, वो वाला नहीं है, वो तो इससे जुड़ा है, माने इससे डायरेक्ट कौन जुड़े हैं, दोनों। अब क्या है, यहाँ पर 3H है और यहाँ पर 2H है, तो पहले तो देखिए दोनों पर 3 बराबर H है तो कहीं से भी निकाल ले, लेकिन अब यहाँ 3H और यहाँ 2H है तो कहां से जाएगा, जहां पर कम H है, कम हाइड्रोजन है, तो यहां से जाएगा। और इस रूल को क्या कहते थे, सेट-जेफ रूल, जिसको हम सेट-जेफ रूल बोलते हैं, जैप-सैप नियम भी बोलते हैं, जिसका जिक्र मैंने एल्कीन वाले चैप्टर में आपको किया हुआ है बहुत डिटेल में। तो OH को H यहां से मिलेगा, तो देखिए क्या बनेगा, ये CH3 CH, बॉन्ड यहाँ डबल होने वाला है क्योंकि यहाँ से वैलेंसी कम हुई, यहाँ से वैलेंसी कम हुई, भाई जिन 2 कार्बनों के बीच से वैलेंसी कम होती है उन्हीं के बीच तो बॉन्ड बढ़ेगा, और आगे लगा था CH3 KBr और प्लस H2, तो ये आपका क्या है, ब्यूट 1 2 3 4, 2 3 में तो 2 पर ब्यूट 2 इन है, और ये क्या है आपका 4 कार्बन है, डिग्री 2 है, क्योंकि Br जिस कार्बन जोड़ा है वो 2 डायरेक्ट कार्बन से है तो 2 डिग्री है, 2 डिग्री में आइसो होता है, तो आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, हिंदी इंग्लिश चाहे जिसमें नाम लिख लें आप, क्योंकि नाम तो ये इंग्लिश के ही हैं, भले ही हम हिंदी में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आप KH अल्कोहलिक की रिएक्शनों को समझ गए होंगे। बाकी डिटेल में मैंने एल्कीन में आपको बताया है कि KH अल्कोहलिक क्या करता है, K तो Br के साथ जाता है लेकिन उसके OH को H दिलाते हैं, और कहां से दिलाते हैं, जिस कार्बन से Br गया हो उसके ठीक नजदीकी कार्बन से, और अगर नजदीकी कार्बन एक से ज्यादा हो तो फिर हम ये चेक करते हैं कि किस पर कम हाइड्रोजन है, क्योंकि जिस पर कम हाइड्रोजन है वहां से दिलाएंगे, ये सेट-जेफ रूल है। और अगर नजदीकी कार्बन एक से ज्यादा है और सब पर बराबर बराबर हाइड्रोजन है तो फिर कहीं से भी दिला सकते हैं, क्योंकि रूल तो तभी लगेगा ना जब एक बात फंसेगी, और बात कहाँ फंसी, यहाँ पर, क्योंकि Br जिस कार्बन से जुड़ा था उस पर 2 कार्बन थे नजदीकी, लेकिन उनमें भी कहां से निकाला, जिस पर कम हाइड्रोजन, इसको हम सेट-जेफ रूल करके पढ़ते हैं। तो आप 4 कार्बन का अगर सीधी श्रृंखला का लेते नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, K Br के साथ जाता, OH को H नजदीकी कार्बन से दिला देते, वो रिएक्शन खुद नोट करना। अगर इसको 3 डिग्री का बना लें तो 3 डिग्री वाले में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए मैं इधर थोड़ा हिंट में आपको बता देता हूँ, 3 डिग्री का अगर हम बनाएं 4 कार्बन में तो ये लगे, तो बैलेंसी कंप्लीट करें तो 1 और 3 4, 1 और 3 4, 1 और 3 4, और KH अल्कोहलिक से आपने रिएक्शन कराया, यहीं से लिख दे रहा हूँ। तो देखिए K तो Br के साथ जाने वाला है, OH को H दिलाएंगे आप, तो OH को H कहाँ से मिलेगा, Br जिस कार्बन से गया है उसके नजदीकी कार्बन, तो नजदीकी ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इस पर 3H, इस पर 3H, इस पर 3H, तो इसके नजदीकी 3 कार्बन है और तीनों पर 3H है, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, आप यहीं से निकाल लीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये CH3, C के बाद से Br गया, यहाँ से H गया तो CH2, तो बीच में डबल बॉन्ड यहाँ आने वाला है ऐसे, और नीचे CH3 ऐसे, बाकी KBr KH2, इसका इस एल्कीन का यूपीएससी नेम लिख लेंगे, वहीं से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 2 पर मिथाइल प्रोपबनीन, 2 मिथाइल प्रोपबनीन, मैंने आईपीएससी के लेक्चर में आपको बहुत ठीक से बताई हैं ये बातें। तो इस प्रकार से ये आपका हेलोल्केन का तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाता है। इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें विद नेम, नाम के साथ, और कुछ और रिएक्शन अपनी तरफ से ऐड करते हुए इसमें लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बात करते हैं हेलोल्केन की चौथी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज की, ये भी एल्केन वाले चैप्टर में आ चुका है। आप सोच रहे होंगे कि सारे केमिकल प्रॉपर्टीज तो पहले ही आ चुके हैं, तो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बात ये है, अगर आपने पहले के लेक्चर ठीक से देखे हैं तो ये वाले केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक आप इस चैनल पर जुड़े रहेंगे आपको फायदा निश्चित ही मिलता रहेगा, और ऑर्गेनिक में बातें रिपीट होती हैं, तो एक बार ठीक से कंप्लीट कर लेने के बाद, क्लियर कर लेने के बाद आगे वो प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। तो देखिए चौथी केमिकल प्रॉपर्टीज है सोडियम से अभिक्रिया, जिसको हम वुड्स रिएक्शन भी बोलते हैं, बाइनेम रिएक्शन है, रिएक्शन विद Na, सोडियम Na होता है, वुड्स रिएक्शन। तो देखिए पहले कॉमन रिएक्शन लिख देता हूँ, ये रहा हेलोल्केन, सोडियम से आप रिएक्शन कराएंगे, ईथर आपने उत्प्रेरक के रूप में लेना है, ठीक।
ईथर की उपस्थिति इसलिए है क्योंकि जब आप टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन को कराएंगे तो वहां पर अगर नमी हुई, मॉइस्चर हुआ, तो उसको वो सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। नहीं तो अगर वहां मॉइस्चर रह गया तो सोडियम क्या कर देगा, विस्फोट कर सकता है, आग लगा सकता है। तो इसलिए ईथर की प्रेजेंस वहां रहेगी। सोडियम जब रिएक्ट करता है तो क्या करता है, NaX को लेके चले जाएगा, ये लीजिए। अब बचा R, एल्किल। अब एल्किल तो कुछ होता नहीं भाई, इसको कुछ दिलाना तो था, क्योंकि Na के पास कुछ होता उसको दिला देते, बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाती। अब बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं हो रही, तो फिर ये क्या करेगा, हेलोल्केन कहेगा भाई हम डबल हो जाएंगे। डबल होने से क्या हुआ, 2 हेलोजन हो गए, तो Na भी कहेगा मैं भी डबल हो जाऊंगा, तो 2NaX जाएंगे। और R डबल हो गया है तो डबल ऐसे करके लग जाएंगे, माने दोनों एल्किल अपनी वैलेंसी ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जब दोनों X निकले होंगे, हेलोजन निकले होंगे, तो दोनों 2 R रह गए होंगे, वो आपस में कनेक्ट हो गए। तो आप देखेंगे एक कार्बन के हेलोल्केन से 2 कार्बन का, मान दुगने, एक एल्किल से दुगने एल्किल का एल्केन बना है। तो ये हेलोल्केन है, ये सोडियम है, और ये क्या है आपका एल्केन है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड की सहायता से कार्बन की लेंथ दुगनी हो जाती है। माने अगर एक कार्बन की चीज है तो 2 कार्बन का एल्केन बनेगा, 2 कार्बन का हेलोल्केन है तो 4 कार्बन का एल्केन बनेगा। तो अगर हमें कन्वर्जन में कार्बन की लेंथ इंक्रीज करनी होगी, कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ानी होती है, तो हम वुड्स रिएक्शन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो R की जगह लेते हैं CH3Br, सोडियम से इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं, ईथर कैटालिस्ट हमने लिया, Na ने Br को निकाला, माने सोडियम ब्रोमाइड, नेम में बोल दे रहा हूं, आपने लिखना, ये सोडियम हैलाइड, सोडियम ब्रोमाइड। तो जब Na ने Br को निकाला तो NaBr निकला, बचा CH3। अब ये CH3 घूम रहा बेचारा अकेला, बैलेंसिंग कौन कंप्लीट करे, तो इसलिए यहाँ पर 2 किया। तो जैसे ही 2 Br हुए तो Na भी ये हुए 2, तो ये भी 2 हो गए। तो फिर दूसरा जो CH3 आया वो ऐसे कनेक्ट हो गया, तो ये बना एथेन। और ये क्या था, मेथिल ब्रोमाइड। ये सोडियम है, वो सोडियम ब्रोमाइड। तो कैसे कह रहे हैं हम, दुगने कार्बन का कंपाउंड बन रहा है भाई, एक ही कार्बन का तो था। कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई 2 कार्बन थे, अबे 2 नहीं थे, कंपाउंड तो एक ही कार्बन का था ना, उसके 2 मॉलिक्यूल थे, लेकिन वहां पर ऐसा कंपाउंड बना है कि जिसमें 2 कार्बन है। तो एक कार्बन के यौगिक से, एक कार्बन के हेलोल्केन से 2 कार्बन का एल्केन बन रहा है। अगर हम 2 कार्बन का हेलोल्केन ले लें, CH3CH2Br माने एथिल ब्रोमाइड ले लें, और सोडियम से इसको रिएक्ट कराएं, ईथर कैटालिस्ट रखें, तो NaBr के साथ फिर ये कुछ बचता नहीं, इसकी वैलेंसी कंप्लीट होती नहीं, इसलिए 2 करेंगे तो Na भी 2 कर लेंगे, तो 2Na2Br के साथ माने 2 सोडियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल बने आपके। और इसको आपको डबल करके लिखना है। तो कैसे, देखिए CH3CH2 था, ध्यान से देखिए यहाँ पर कनेक्ट करना, हालांकि मैंने एल्केन वाले चैप्टर बताया था। तो यहाँ से CH2 की वैलेंसी कम है ना, तो दूसरा वाला जो लगेगा वो यहीं से कनेक्ट होगा, CH2CH3, क्योंकि है तो वो भी यही CH2CH3। तो ये है एथिल ब्रोमाइड, और ये है आपका नॉर्मल ब्यूटेन, 4 कार्बन का बन रहा है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ये 2 हो गए इससे, जैसे CH3CH2, एक हो गया CH3CH2। तो जब इनके पास वाला ये Br निकला, ऐसे थे ना, 2 का मतलब ऐसे लिखना हो गया, जब ये दोनों Br गए इस 2 Na के साथ, तो ये CH2 यहीं से तो लगेगा इससे, क्यों, क्योंकि इस CH2 की वैलेंसी कम हुई है यहाँ, इस CH2 की, तो यही तो कनेक्ट होगा। कभी दुगना करने के चक्कर में इसको ऐसे लिख के बैठ जाओ, CH3CH2 और CH3CH2 की लो हो गया दुगना। अब ऐसे बैलेंसी गड़बड़ नहीं जा रही है, इस कारण की देखो 1 2 और 3 5 हो रही है, और उसके 3 ही रह जा रही है, 2 रेखती। तो ये उधर से घूम के लगेगा ऐसे, क्यों, क्योंकि जहां से बैलेंसी कम होती है, घूम के क्या लगना है, जहां से बैलेंसी कम होती है चीजें वहीं जुड़ेंगी ना जाके। भाई यहाँ से Br गया है तो CH2 से ही दूसरा वाला जो CH3CH2 जुड़ने वाला है। तो ऐसे करके अगर आप और 3 कार्बन ले लेंगे तो आपको उधर 6 कार्बन का एल्केन मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक मैं ऐसा एग्जांपल लिखता हूं जो आइसो टाइप का हो, या समझिए, पहले चलिए नॉर्मली लिख देता हूं। CH 3 कार्बन का नॉर्मल लिखा हमने, Na ईथर, फिर यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ 2 करना पड़ेगा, ये 2Na2Br को लेके बढ़ेंगे, सोडियम ब्रोमाइड बना। अब ये 3 कार्बन है तो 3 कार्बन ही है और 3 ही और, क्योंकि दुगना है ना इसका। तो कैसे, देखिए CH3CH2CH2, ये यहाँ से वैलेंसी कम हुई है तो यहीं से जुड़ेगा ये CH2CH2CH3, इधर को उतना ही, ये पोर्शन है उतना ही पोर्शन जुड़ रहा है, लेकिन इधर से नहीं, दूसरी साइड से, क्योंकि जहां से बैलेंसी कम होती है। और ये 6 कार्बन हो गए, 3 ये 3 ये 6, तो नॉर्मल हेक्सेन, तो 6 कार्बन के एल्केन बने। अगर हम यही चेक करें कि इसी 3 कार्बन को अगर हम
एक टेढ़ी श्रृंखला में बनाए, माने हम इसको आइसो वाली फॉर्म में लें, तो 1 और 3 4, 3 और 1 4, 1 और 3 4, और तब सोडियम ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन अगर हम कराएं तो क्या देखने को मिलेगा कि Na तो Br को ले जाएगा, लेकिन फिर ये कुछ बचेगा नहीं, इसलिए आप ट्वाइस करेंगे, दुगना करेंगे तो 2 Br है तो 2 Na हो जाएंगे। तो ये जितना पोर्शन है उतना ही पोर्शन डबल लगेगा। कैसे? देखिए, CH3 CH CH3 इतना लिख के रखिए आप भी, जैसा था वैसा लिख के रखिए। यहाँ से Br निकला तो बैलेंसी तो यहाँ से कम हुई है ना, तो यहीं से इसका जैसा पार्ट लग जाएगा। कैसे? CH से CH ही जुड़ेगा, इधर को CH3, इधर को भी CH3, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं ना कौन कहाँ जुड़ेगा। अबे जहां से कोई चीज निकली है वहीं तो दूसरी चीज जुड़ने वाली है। तो जब इसका दुगना आपने किया, यहाँ से Br निकला, तो ये जो चीज है ऐसे कैसे लिखी, तो यहाँ बैलेंसी कम है तो यहीं से कनेक्ट हो जाएगा। तो CH CH दुगना जो इसका दूसरा वाला जो पोर्शन है वो गया CH से CH, फिर उधर को CH3, इधर को CH3 प्लस 2 NaBr। तो बना तो ये हेक्सेन, 6 कार्बन का है तो हेक्सेन कहेंगे, लेकिन वैसे इसका IUPAC नेम कुछ और हो जाएगा। क्या? 1 2 3 4 ऐसे तो काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल छूटा, 3 पर मिथाइल छूटा, तो 2 3 मिथाइल मैथिल, और 4 कार्बन को नंबर दे पाए हो तो ब्यूटेन। बाकी मैंने आपको IUPAC में सिखाया है नेमिंग करना। तो देखिए, जब नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड है तो नॉर्मल हेक्सेन बनना है, लेकिन जब आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड है तो 2 3 डाई मैथिल, डाई छोटा में देखो बढ़िया, 2 3 डाईमेथिल ब्यूटेन। तो ये 3 कार्बन से ही ये बन रहा है, 3 कार्बन से ये बन रहा है, लेकिन 3 कार्बन यहाँ सीधी श्रृंखला में है तो नॉर्मल हेक्सेन, और टेढ़ी श्रृंखला में है तो 2 3 डाईमेथिल ब्यूटेन बन रहा है। तो दुगने कार्बन का एल्केन बनता है हेलो एल्केन से। वुड्स रिएक्शन इसको कहते हैं, क्योंकि ये बाइनेम रिएक्शन है। और मैंने पहले कहा है कि जब आप नोट कर रहे हैं तो बाइनेम रिएक्शन जब आ रही हैं तो उनको एक पेज पर अलग लिखना है। तो ये तो पहले आपने नोट कर लिया होगा एल्केन वाले चैप्टर से देखकर, तो अब दोबारा तो नोट करना नहीं पड़ेगा उस वाले पेज पर जहां पर बाइनेम रिएक्शन है, क्योंकि वैसे का वैसे ही तो है। लेकिन हाँ, हेलो एल्केन के जो केमिकल प्रॉपर्टीज चल रहे हैं, चौथा केमिकल प्रॉपर्टीज में इसको आप नोट करेंगे विद नेम, नाम के साथ। और कुछ और बड़े हेलो एल्केन को आप Na ईथर से रिएक्ट कराकर देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है, सीधी श्रृंखला में, टेढ़ी श्रृंखला में। कोई डाउट या कैरी है तो मुझसे मालूम कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। बात करते हैं हेलो एल्केन की 5वीं केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हम कहते हैं जिंक से अभिक्रिया। माने हेलो एल्केन की जिंक से रिएक्शन कराने वाले हैं, रिएक्शन विद जिंक। ये भी बाइनेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं फ्रैकलैंड अभिक्रिया, फ्रैकलैंड रिएक्शन। तो देखिए ये सेम है, सोडियम के जैसा ही है, और ये भी एल्केन वाले चैप्टर में आ चुका है, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन आ चुका है। यहाँ पर देखिए, वुड्स में तो आप लेते थे सोडियम के साथ, यहाँ पर आपने कराना है जिंक के साथ, रिजल्ट वही आएगा, ये दुगना ही हो जाना है। बस अब अकेला Zn 2 हेलोजन को निकाल लेगा, तो Zn(X2) पहले, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है लेकिन जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो अकेला Zn 2 हेलोजन को निकालेगा और ये दुगना होकर लग जाएगा। तो देखिए CH3Br लिया, Zn दोनों Br को निकाल के बनाएगा ZnBr2, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिंक ब्रोमाइड, यहाँ पर जिंक हैलाइड। और ये देखिए 2 CH3 लिए तो CH3 सेम यहाँ पर होने वाला है, Zn दोनों Br को, ZnBr2। जो काम पहले सोडियम करा रहा था जिंक करा रहा है, बस वहां सोडियम 2 लेते थे, 2 सोडियम 2 Br के साथ, यहाँ अकेला Zn 2 Br को निकल रहा है और हेलो एल्केन का ट्वाइस हो जा रहा है। सेम सारा रिएक्शन सेम रहेंगे, ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड। यहाँ पर अगर आपने आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड लिया तो फिर वही देखिए Zn 2 Br को जब निकालेगा तो ये दुगने हो रहे हैं, तो जैसे जहां से कम हो रहे हैं वहीं से ऐसे इसको लगा देंगे, तो ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि सेम रिएक्शन है, सोडियम करा रहा था यहाँ जिंक करा रहा है, तो वुड्स रिएक्शन में भी दुगने कार्बन का एल्केन बनता है हेलो एल्केन से, डबल्ड हो जाता है एल्केन हेलो एल्केन से। और फ्रैकलैंड रिएक्शन में जिंक लेते हैं और यहाँ पे हेलो एल्केन से दुगने कार्बन का एल्केन बनता है, तो वुड्स रिएक्शन में सोडियम के साथ हेलो एल्केन की रिएक्शन कराते हैं और फ्रैकलैंड रिएक्शन में जिंक के साथ हेलो एल्केन का रिएक्शन कराते हैं, प्रोडक्ट सेम ही आता है। ये रिएक्शन भी आप पहले पढ़ चुके हैं, इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। बाइनेम रिएक्शन वाले पेज पर अगर नोट नहीं किया था रिएक्शन तो अब नोट कर लीजिए, क्योंकि एक साथ अगर बाइनेम रिएक्शन रहेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो यहाँ तक ये आपके 5 केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाते हैं। और इन 5 की बात अगर मैं करूँ, अभी तक जितने केमिकल प्रॉपर्टी आए हैं तो ये 5 के 5 एल्केन एल्काइन वाले चैप्टर में पहले ही आ चुके हैं और मैं इनमें बहुत डिटेल में आपसे बात कर चुका हूँ, तो ये तो आप पहले ही तैयार कर चुके होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हेलो एल्केन की नंबर 6 केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण की, जो कि है मैग्नीशियम से क्रिया।
रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ये भी पहले आ चुका है, जो हम ग्रिग्नोड रिएजेंट के नाम से हमने एल्केन बनाने का मेथड पढ़ा था। हालांकि ये रिएक्शन नहीं था, मैंने ग्रिग्नोड रिएजेंट इसमें बनेगा कैसे, देखिए एक कॉमन रिएक्शन लिखता हूं, हेलोएल्केन रिएक्शन कराया आपने मैग्नीशियम के साथ, इसमें भी ईथर ले लें, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, बहुत क्रियाशील धातु है। तो अब तक जो धातुएं हैं वो तो इसको डबल कर दे रही थी, डबल कार्बन का एल्केन बना रहे थे, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम ऐसा नहीं करता, मैग्नीशियम खुद इसमें अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है RMgX। क्या बोलेंगे इसको, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये तो देखिए हेलोएल्केन है, ये मैग्नीशियम है, और ये है एल्किल, खुद अपना नेम बता रहा है, देखिए एल्किल, Mg को बोलते हैं आप मैग्नीशियम, और X को बोल रहे हैं आप हैलाइड, ठीक है ना। इसको हम कॉमन नेम इसका ग्रिग्नोड अभिकर्मक भी इसको कहते हैं, ग्रिग्नोड रिएजेंट है ये, ग्रिग्नोड अभिकर्मक। इससे हमने एल्केन बनाया था जब इसका वाटर से रिएक्शन कराया था, अगर जल से रिएक्शन कराया था तब मैंने वहां बताया था। साथ ही ग्रिग्नोड में आपको मैंने कहा था कि ग्रिग्नोड को यही बनाने का इकलौता मेथड है, एक अकेला मेथड यही है जिसमें ग्रिग्नोड अभिकर्मक, ग्रिग्नोड रिएजेंट बनता है, और ये इसको मैं एबदार अभिकर्मक बोलता हूँ। ये इतना ज्यादा एबदार अभिकर्मक है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन कर लेता है, और इसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से हम दो कैटेगरी में इसकी रिएक्शन को पढ़ते हैं। एक कैटेगरी में आपको एल्केन में बता चुका हूं कि जिससे रिएक्ट कर रहा होता है उसके पास अगर एक्टिव हाइड्रोजन है तो वो एक्टिव हाइड्रोजन इस एल्किल के साथ एल्केन बनाती है, और रिमेनिंग पोर्शन जो बचे हुए पार्ट है वो एक साथ लिख देते हैं। दूसरा जो टाइप है रिएक्शन ग्रिग्नोड करने का, वो एल्डिहाइड कीटोन में आपको सुनने को मिलेगा, माने जिससे ग्रिग्नोड रिएक्शन करता है, अगर उसके पास सक्रिय हाइड्रोजन ना हो, एक्टिव हाइड्रोजन ना हो, तो ग्रिग्नोड आयनिक हो जाता है, वो कंपाउंड भी आयनिक हो जाता है, फिर प्लस माइनस आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, वो तब देखेंगे हम एल्डिहाइड कीटोन में। फिलहाल यहाँ पर हम हेलोएल्केन की मैग्नीशियम से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि मैग्नीशियम हेलोएल्केन में ऐड हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, ग्रिग्नोड रिएजेंट बना रहा है। इसकी अगर हम कॉमन रिएक्शन की बात करें तो R की जगह लेते हैं CH3, X की जगह Br, और मैग्नीशियम एरो पर ईथर, तो मैग्नीशियम यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3MgBr, तो ग्रिग्नोड रिएजेंट है, और इसका नेम क्या है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम, और Br को आप बोलेंगे ब्रोमाइड। अगर आप इससे बड़े कार्बन का हेलोएल्केन लें, 2 कार्बन का हेलोएल्केन लें, और फिर मैग्नीशियम से रिएक्ट कराएं, तो ईथर आप एरो पर लेंगे ही, तो Mg यहाँ अटैच हो जाने वाला है, तो CH3CH2 MgBr, इसको आप बोलेंगे एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और कुल मिलाकर बोलें तो ग्रिग्नोड अभिकर्मक है, तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो सोडियम और जिंक में तो हेलोएल्केन से दुगने कार्बन के एलिमेंट बन रहे हैं, लेकिन जब मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन हो रहा है तो मैग्नीशियम धातु हेलोएल्केन के साथ जुड़ जा रहा है और ग्रिग्नोड अभिकर्मक बना रहा है। जितने कार्बन का हेलोएल्केन लेते जाएंगे उतने ही कार्बन का ग्रिग्नोड रिएजेंट बनता जाएगा। 3 कार्बन ले लें तो 3 कार्बन का ग्रिग्नोड बनेगा, 4 ले लें तो 4 का। तो इस रिएक्शन को भी, इस केमिकल प्रॉपर्टीज को भी आप अपनी कॉपी पर नाम के साथ नोट कर लीजिए। इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ग्रिग्नोड अभिकर्मक का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नोड रिएजेंट भी है, और इससे बड़े हेलोएल्केन की मैग्नीशियम से रिएक्शन कराकर बड़े कार्बन के ग्रिग्नोड रिएजेंट भी आप खुद से बना लेंगे। तो यहाँ पर 6 केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हेलोएल्केन की 7वें नंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि है हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया, रिएक्शन विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो देखिए पहले कॉमन रिएक्शन लिखते हैं, इसको भी हम एल्केन बनाने वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एल्केन में माने एल्केन की बनाने की विधियां थी, तो मैं कॉमन रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये हेलोएल्केन है। हाइड्रोजन आयोडाइड से जब आप रिएक्शन कराते हैं तो कैटलिस्ट होता है HI रेड पी, लाल फास्फोरस, HI रेड पी करके याद रखा जाता है केमिस्ट्री में। तो हाइड्रोजन आयोडाइड प्रेजेंस रहेगी लाल फास्फोरस की, बड़ा सिंपल है। देखिए H X को लेकर जाएगा, बनाएगा HX। अब ये R अकेला घूम रहा है तो इसको एक H मिलेगा, तो इसलिए H है नहीं तो 2 करेंगे, तो एक H R को मिलेगा तो RH बनेगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, एल्केन। तो एक H X के साथ HX, एक H R के साथ एल्केन, और 2 I हो रहे हैं तो 2 I किस रूप में बाहर आएंगे, I2 के रूप में बाहर आएंगे। तो हेलोएल्केन से ये भी एल्केन बनाने का मेथड है, और इसको आप एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। इसके कुछ एग्जांपल लिखते हैं, जैसे R की जगह आपने CH3Br लिखा, HI रेड पी, लाल फास्फोरस के बारे में बता चुका हूं, जो माचिस की तीली होती है मैच बॉक्स में
जो आपकी स्टिक है तो उसके जो मसाला लगा होता है जिसको आप कहते हैं वो लाल फास्फोरस ही होता है, अत्यंत ज्वलनशील है, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है। तो देखिए HCH3 के साथ मिलकर बनाएगा CH4, एक HBr के साथ बनाएगा HBr, तो 2 लेने पड़े और ये 2 आई हैं तो किस रूप में बाहर आएंगे, ये I2 के रूप में बाहर आएंगे, ठीक है ना। तो मैथिल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये मैथेन है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और ये आयोडीन है। अगर हम इससे भी बड़े कार्बन की बात करें तो CH3 CH2Br प्लस HI, एरो पर लिखेंगे रेड B। तो देखिए एक H इस एल्किल वाले पार्ट के साथ, और एल्किल वाला पार्ट कहाँ से होता है, Br के जो इधर हो, माने क्रियात्मक समूह के जो इधर हो, तो इस पूरे को H मिलकर बनेगा CH3। देखिए इसको H मिलेगा तो बनेगा CH3 प्लस दूसरा H दूसरे Br, मतलब इस Br के साथ जाएगा HBr प्लस, तो ये 2 कर लेंगे, 2 आई हुए तो इसको कह देंगे आप I2। तो ये आप देखेंगे एथिल ब्रोमाइड से क्या बन रहा है, एथेन, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ये आयोडीन। और बड़ा कार्बन ले लें, अगर आप 3 कार्बन का हेलोल्केन ले लें तब HI से रिएक्ट कराएं, रेड B, तो बैलेंस ही कंप्लीट करें तो CH3 CH2 CH2 2। तो ये वाला एक H इस पूरे एल्किल के साथ, क्योंकि Br के जो इधर है वो एल्किल ही है, मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले भी रिएक्शन में बता चुका हूँ। तो यहाँ से जब ये अलग होगा तो यहीं पर H लगेगा और ये बन जाएगा आपका प्रोपेन, CH3 CH2 CH3 प्लस H के साथ Br और 2 आई जाएंगे आयोडीन I2 के रूप में बाहर। तो ऐसे करके ये देखिए मैथिल ब्रोमाइड मैथेन, एथिल ब्रोमाइड एथेन, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड नॉर्मल प्रोपेन। तो ऐसे नाम के साथ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम के साथ आप इन रिएक्शंस को, इस केमिकल प्रॉपर्टीज को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और 2-4 रिएक्शन और बड़े कार्बन के हेलोल्केन लिखकर HI रेड B के साथ रिएक्शन कराकर नोट कर लीजिए। कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अब तक आपको ये 7 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, ये 7 की 7 केमिकल प्रॉपर्टीज पहले के चैप्टर्स एल्केन एल्कीन एल्काइन में हम पढ़ चुके हैं। तो एक तरीके से ये रिवीजन ही था। तो आपको देखिए इसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी वो थोड़ा नई केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन इनसे और ज्यादा इजी होंगी, वो बड़ी इजी केमिकल प्रॉपर्टीज आने वाली हैं। तो हेलोल्केन बहुत इजी चैप्टर है, पूरा ऑर्गेनिक ही इजी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, अप्लाई करना बता रहा हूँ, वैसा वैसा करते जाइए। अगर मेरी बात मानेंगे तो ऑर्गेनिक के बिल्कुल एकदम मास्टरपीस आप बन जाने वाले हैं। पूरा कंपटीशन लेवल तक कभी आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। बात करें हेलोल्केन की 8वें नंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि है पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन विद KCl। पोटेशियम साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, KCl। तो देखिए पहले मैं कॉमन रिएक्शन लिख देता हूं, RX प्लस KCl। सिंपल सी बात, KX को लेके जाएगा और CN वहां छोड़ देगा, तो RCN प्लस KX। ये भी आप ग्रुप पढ़ चुके थे, RCN वाला, एल्काइल साइनाइड इसको बोलते हैं, जिसका नाइट्राइल अनुलग्न होता था, सफिक्स होता था। तो देखिए KX को जा रहा है, CN वहां छोड़ दे रहा है, तो ये हेलोल्केन है, ये पोटेशियम साइनाइड है लिखा है। तो ये क्या होगा, अभी CN को साइनाइड बोलते हैं, आगे R लगाया तो उसको क्या बोल देंगे, एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड, अगर मैथिल होगा तो मैथिल साइनाइड, एथिल होगा तो एथिल साइनाइड। इसके कुछ और रिएक्शन लिखें, सपोज कीजिए R की जगह CH3, X की जगह Br प्लस KCl। तो KBr के साथ भी Br और R की जगह जितना बार मैंने Br ले लिया, Cl भी ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं। तो KBr के साथ और CN आएगा, CH3 CN प्लस KBr। क्या बोलेंगे इसको, देखिए मैथिल ब्रोमाइड था तो इसको बोलेंगे मैथिल साइनाइड। तो ये है आपका मैथिल साइनाइड। अगर आप ये 2 कार्बन का हेलोल्केन लें तब आप KCN से रिएक्ट इसको कराएं, तो K तो Br के साथ ही जाएगा, CN वहां छोड़ देगा, तो CH3 CH2 CN। बड़ा ही इजी रिएक्शन है। तो ये हो जाएगा 2 कार्बन का, तो इसको बोलते हैं आप एथिल साइनाइड, CN को साइनाइड बोलते हैं। तो आप 3 कार्बन का हेलोल्केन लेंगे, KCN करा के KBr के साथ CN आ जाएगा, तो नॉर्मल प्रोपिल साइनाइड। 4 कार्बन लेंगे, 4 कार्बन का साइनाइड बनेगा, माने KCN साइनाइड ग्रुप आपको देगा। और ये CN जो है ना, ये समझ लीजिए एक ऐसा ग्रुप है जिससे कोई भी ग्रुप बन जाता है, माने मेनली 5-6 ग्रुप इससे बन जाते हैं। तो CN को मैं अपने ट्रिक की लैंग्वेज में ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ, कि जब आपको कोई भी ग्रुप लाना हो और एक कार्बन बढ़ा के लाना हो, क्योंकि देखिए एक तो कार्बन बढ़ा के दे रहा है भाई, यहाँ CH3Br था, एक ही कार्बन का हेलोल्केन था, लेकिन आप देखिए वहां 2 कार्बन का कंपाउंड बनना है, एक तो ये था ही, एक CN में भी तो कार्बन है, और फिर इसकी जगह ग्रुप भी कोई आ सकता है।
तो CN के जो चेंज होते हैं कन्वर्जन की, जब लास्ट हो रहा होगा ऑर्गेनिक आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीट कर दूंगा, तब CN के चेंज लिखाऊंगा, क्योंकि CN से मोस्टली सारे ग्रुप बन जाते हैं। तो CN ट्रिक की लैंग्वेज में मेरे अकॉर्डिंग ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, और इस ब्रह्मास्त्र को कैसे याद करना है, कैसे इसको लगाना है, वो सब बातें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर के फिनिश होने पर ही समझ में आएंगी। तब तक जितनी भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी ट्रिक आ रही हैं उसको सीखना, उसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो इस केमिकल प्रॉपर्टी को आपका नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वैसे इजी है। KCN हेलोल्केन में साइनाइड कर दे रहा है, माने KX के साथ जा रहा है, CN बन जा रहा है, तो पोटेशियम साइनाइड एल्किल साइनाइड बना दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो हेलोल्केन की 90 नंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज है सिल्वर साइनाइड से क्रिया, रिएक्शन विद AgCN। जैसे अभी था KCN पोटेशियम साइनाइड, अब है सिल्वर साइनाइड। लेकिन देखिए ये क्या करता है, होता क्या है, जब आप हेलोल्केन का रिएक्शन AgCN से कराते हैं तो AgX को लेके जाता है, जैसे KCN में KX को लेके जा रहा था हेलोजन को, ऐसे AgCN में AgX को लेके गया। लेकिन पहले क्या था कि CN लग जाता था, लेकिन अब क्या होगा, NC लगेगा, N से कनेक्ट होगा ये NC। इसका भी रासायनिक कारण है कि KCN साइनाइड समूह करता है, जबकि AgCN NC समूह करता है, माने आइसोसाइनाइड करता है। NC को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, बाकी एल्किल है ये, तो एल्किल आइसोसाइनाइड, तो ये एल्किल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ऐसा ये क्यों कर देता है, AgCN NC करता है, KCN CN करता है, तो इसका भी रासायनिक कारण है जो कि आपको NCERT एक्सरसाइज में आपको मैं बताऊंगा, फिलहाल आप ऐसे ही समझिए। तो देखिए AgCN है तो AgBr को लेके गया और ये NC आगे लग जाएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, क्योंकि NC ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। यहां पर AgBr के साथ जाएगा और ये NC कर देगा, तो एथिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा और AgBr बाहर आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है KCN हेलोजन के स्थान पर CN कर देता है और AgCN हेलोजन के स्थान पर NC ग्रुप कर देता है, आइसोसाइनाइड कर देता है। क्यों कर देता है, इसका रासायनिक कारण है, केमिकल रीजन है, जो कि आपको NCERT चैप्टर की एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा, लिखाऊंगा भी बिल्कुल और ठीक से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक रहेगी, ट्रिक में भी मैं आपको नोट कराऊंगा। तो इस केमिकल प्रॉपर्टीज को आप अपनी कॉपी पर नाम के साथ नोट कर लीजिए, और कुछ और बढ़ाकर बड़े कार्बन के हेलोल्केन के साथ AgCN का रिएक्शन आप खुद से लिखिए। हेलोल्केन की 10वीं केमिकल प्रॉपर्टीज है अमोनिया से क्रिया, रिएक्शन विद NH3। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। पहले कॉमन रिएक्शन से देखते हैं, ये हेलोल्केन और ये हमने इसको NH3 से जब रिएक्ट कराया, तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको ट्रिक बता रहा हूं कि NH3 को आप हमेशा NH2H में लिख लीजिए, ठीक, NH2H में तोड़ लीजिए, इसके H को X के साथ निकाल दीजिए, HX बना, प्लस बचा NH2, वहां R की वैलेंसी कम हो रही है तो NH2 वहां पे लग जाएगा, तो RNH2, तो RNH2 प्लस HX, इसको आप बोलते हैं एल्किल, R को एल्किल बोलते हैं और NH2 को एमीन, ये एमाइन जिसे आप कहते थे, तो एल्किल एमाइन, एल्किल एमीन, तो एमीन ग्रुप बन गया, ठीक है ना। तो इसका कॉमन एग्जांपल देखें तो CH3Br प्लस NH3, तो NH3 को आपने NH2H में रिएक्ट कराना है, HBr के साथ NH2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3NH2 प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये क्या है, मैथिल एमीन, इसको बोलेंगे आप मैथिल एमीन। तो एमाइन ग्रुप बन रहा है, एल्काइल अमाइन जिसे बोलते थे, एल्किल अमीन बनते हैं। तो आपने देखा हेलोल्केन में बहुत सारे ग्रुप बने, अल्कोहल हमने बनता देखा, एल्कीन बनती देखी, साइनाइड देखा, आइसोसाइनाइड देखा, एमीन देखा। बहुत इंपॉर्टेंट ये कन्वर्जन की दृष्टि से चैप्टर है। और बड़ा हेलोल्केन अगर लिखें 2 कार्बन का, NH3 से इसको रिएक्ट कराइए, बैलेंस कंप्लीट कर लीजिए, NH3 NH2H में रिएक्ट करता है। एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसे, एग्जाम में सीधे रिएक्शन लिखना है फ्रेश एकदम, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। HBr के साथ NH2 आ जाएगा, और ये सारी ट्रिक आपको पता ही है कि मैं चैप्टर के बाद नोट कराता ही हूँ, तो वहां से कर लेंगे। तो देखिए एथिल एमीन, क्योंकि हम CH3CH2 को क्या बोलते हैं, एथिल और एमीन। अगर और बड़ा कार्बन का हेलोल्केन ले लें, 3 कार्बन का, 3 कार्बन के हेलोल्केन में NH3 से अगर इसको रिएक्ट कराएंगे तो NH2H में तोड़ लें आप अमोनिया को, HBr के साथ NH2 लगा लें, तो नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड से ये प्रोपिल एमीन बन रहा है, नॉर्मल प्रोपिल एमीन या प्रोपेनामीन।
एथेनामीन, मैथेनामीन इनके आईयूपीएसी नेम होते थे। तो इस प्रकार से हेलोल्केन की अमोनिया से रिएक्शन के बाद एल्किल एमीन बन जा रहा है। जितने कार्बन का हेलोल्केन आप ले रहे हैं उतने कार्बन का एमीन आपका बन जाता है। तो इन रिएक्शंस को भी आप अपनी कॉपी पर नाम के साथ नोट करें। साथ में 2 से 4 रिएक्शन कुछ बड़े हेलोल्केन की अमोनिया के साथ लिख कर देखें। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हेलोल्केन की जो 11वें नंबर की केमिकल प्रॉपर्टी है वो है सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन विद AgNO2, क्योंकि सिल्वर Ag और नाइट्राइट हम बोलते हैं NO2 को। तो पहले कॉमन रिएक्शन की बात करते हैं, RX प्लस AgNO2, ठीक है ना। तो Ag तो X को निकालेगा सिल्वर हैलाइड, और ये NO2 यहां लग जाएगा, तो RNO2 नाइट्रो एल्केन एक्चुअल में इसमें बन रहा है। ये एल्किल नाइट्राइट इसको आप बोल सकते हैं, एल्किल नाइट्राइट, ठीक है ना। और वो सिल्वर हैलाइड बाहर गया। इसके अगर कॉमन एग्जांपल की बात करें तो CH3Br प्लस AgNO2, तो Ag तो Br को लेके जाएगा, NO2 लग जाएगा, CH3NO2 प्लस AgBr। मैथिल नाइट्राइट, एल्किल की जगह ये आ गया CH3, तो मैथिल NO2 को नाइट्राइट आप बोलते हैं। अगर इससे बड़े कार्बन का हेलोल्केन लेके आप रिएक्शन कराएं, CH3CH2Br प्लस AgNO2, तो Ag ने तो Br को ले जाना है, NO2 यहाँ छोड़ देना है, CH3CH2NO2 प्लस AgBr, तो इसको बोलेंगे आप एथिल नाइट्राइट, ठीक है ना। तो ऐसे 3 कार्बन का अगर आप AgNO2 से कराएंगे तो AgBr के साथ NO2 आ जाएगा। और बड़े कार्बन के हेलोल्केन लेंगे, AgNO2 से रिएक्ट कराएंगे तो उतने ही कार्बन का NO2 लगता जाएगा। वैसे इसका आईपीएसी नेम की बात करें तो नाइट्रोमेथेन, ये नाइट्रोएथेन, ऐसे नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोब्यूटेन, इस टाइप से ये बनते जाएंगे। तो इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें, क्योंकि देखिए हेलोल्केन से नाइट्रो ग्रुप भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने बनते हुए देखा है। तो बहुत सारे ग्रुप हेलोल्केन से बन सकते हैं। तो कन्वर्जन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हेलोल्केन होता है। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हेलोल्केन के 12वें नंबर की और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी की। अगर मैं लास्ट बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि हेलोल्केन की और केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती, लेकिन मैंने कहा था आपको पहले ही कि हम किसी भी चैप्टर में जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन या केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो जो मेन होती हैं, जो मुख्य होती हैं, उनको ही पढ़ते हैं। तो ये मुख्य रूप से लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो कि है पुनर्विन्यास अभिक्रिया, जिसको हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं, बाइनेम रिएक्शन है। पुनर्विन्यास अभिक्रिया एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, संक्षिप्त टिप्पणी में, या फिर कन्वर्जन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपको हेलोल्केन के स्थान समावेवी पोजीशन आइसोमर्स बनाने होते हैं तब इस रिएक्शन का बड़ा यूज होता है। देखिए क्या है ये, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें हेलोल्केन से हेलोल्केन ही बनने वाला है, बस हेलोजन एटम की पोजीशन चेंज होगी। कैसे? तो देखिए 1 कार्बन और 2 कार्बन के हेलोल्केन पर तो समझ आएगा नहीं रीअरेंजमेंट, 3 कार्बन से हेलोल्केन समझ में आएगा पुनर्विन्यास अभिक्रिया में। देखिए 3 कार्बन का हेलोल्केन मैंने ये लिखा, ठीक। इस पर हमने कैटालिस्ट लिया AlCl3 और टेम्परेचर लिया 673 केल्विन। काफी टेम्परेचर है, इसलिए टेम्परेचर लिखना जरूरी है, सामान्य ताप पर नहीं होता ये रिएक्शन। तो AlCl3 और 673 केल्विन पर जब आप हेलोल्केन को रिएक्ट कराते हैं तो ये हेलोजन एटम इसी हेलोल्केन में किसी भी पोजीशन पर शिफ्ट हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए ये हेलोजन इस वाले कार्बन पर लगा है, तो ये वाला हेलोजन इस वाले कार्बन पर भी पहुंच सकता है। तो ये वाला कैसे पहुंचेगा? अगर ये यहाँ आएगा तो इसका एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप से बनेगा CH3, ये CH हो जाएगा, यहाँ Br लग गया, और ये H इधर हो गया CH3। तो था तो ये पहले से हेलोल्केन, बना भी हेलोल्केन है, लेकिन ये नॉर्मल था, ये आइसो बना। तो उसको बोलते हैं आप नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, और ये है आपका आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड, माने 1 डिग्री से 2 डिग्री हेलोल्केन आपका बन जाता है। अगर आप और भी बड़े कार्बन के हेलोल्केन लें नॉर्मल में और उसको आइसो बना सकते हैं, माने Br की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जो कि हमें कन्वर्जन में बड़ा हेल्प करेगा। सपोज कीजिए हमें आ गया 1 ब्रोमोप्रोपेन, जो कि ये है, या नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड से प्रोपेन 2 ओल बनाना है। तो अगर हम यहाँ पर KH एक्वस कराएंगे तो अल्कोहल यहीं पर आएगा, तो वो तो प्रोपेन 1 ओल बनेगा, लेकिन अगर हमें 2 ओल चाहिए तो हेलोजन हमारा 2 पर होना चाहिए। तो इसलिए हम पहले इसका क्या कराएंगे? रीअरेंजमेंट, फिर इस पर KH एक्वस लगा देंगे। KH एक्वस क्या करेगा? KBr के साथ OH को छोड़ देगा, तो प्रोपेन 2 ओल बन जाएगा। KH एक्वस मैंने आपको
दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा ही। तो 13वें नंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज में है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, बाइनेम रिएक्शन है सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया, माने हेलोल्केन की सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया, इसको हम विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। देखिए इतना इंपॉर्टेंट मेथड है कि इसमें ईथर तो बनता ही है, ऐसा नहीं है ईथर और किसी मेथड में नहीं बनता, लेकिन इसमें ईथर सिमेट्रिक माने सममित ईथर भी बनते हैं, और स्पेशली अनसिमेट्रिक ईथर माने असममित ईथर बनाने का केवल इकलौता यही मेथड है, माने असममित ईथर इसी मेथड से बनते हैं। तो देखते हैं कैसे। पहले कॉमन रिएक्शन लिखते हैं, ये हेलोल्केन है, एल्कोक्साइड का फॉर्मूला होता है R-ONA, तो ये हेलोल्केन, ये है सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है ना, इसका नेम वहां लिखा है, यहां से लिख लेंगे आप। रिएक्शन में कुछ ऐसा नहीं है, NaX के साथ जाएगा। अब जब यहां से ऑक्सीजन की वैलेंसी कम हुई, यहां से एल्किल की हुई, तो ये उधर लग जाएगा, तो R-OR प्लस NaX, तो ये बना आपका ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन एटम से दोनों साइड एल्किल जुड़े हैं। तो देखिए ये तो बना है असममित ईथर, क्योंकि R और R' अलग अलग एल्किल है। लेकिन अगर आप इसी कॉमन रिएक्शन में सपोज कीजिए इसको R' ना लेकर इसको R-ONA लेते, सोडियम एल्कोक्साइड ही लेते सेम कार्बन का, तो ये NaX के साथ जाता और ये R इस जगह लग जाता, O के आगे लग जाता, तो ROR प्लस NaX, तो ये बनता आपका सममित ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन एटम से दोनों तरफ सेम एल्किल है, तो ये सममित ईथर है। और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन एटम से दोनों तरफ अलग अलग एल्किल है, तो असममित ईथर है ये असममित, अनसिमेट्रिक ईथर है, ये सिमेट्रिक ईथर है। तो इस मेथड से सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, असाइमेट्रिक, सममित और असममित ईथर दोनों बनते हैं, क्योंकि और जो मेथड है ईथर बनाने के उनसे सममित ईथर ही बनता है, असममित ईथर ओनली वन इसी मेथड से बनता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है। बाकी इसके कॉमन रिएक्शन के बाद कुछ रिएक्शन लिखकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने हेलोल्केन तो लिया एक कार्बन का, और एल्कोक्साइड भी लिया एक ही कार्बन का सेम, तो ये मेथिल ब्रोमाइड है, उसको बोलेंगे सोडियम, इतने हिस्से को बोलेंगे मेथोक्साइड, सोडियम मेथोक्साइड। तो जब आप सोडियम मेथोक्साइड लेंगे तो Na तो Br को लेके जाएगा, CH3 हो बचा, O की वैलेंसी कम हुई यहाँ से CH3 की, तो ये इधर आके लग जाएगा, तो CH3 OCH3 प्लस NaBr। अब ये दोनों मैथिल हैं, ईथर है, तो इसको बोलेंगे आप डाई मैथिल ईथर, सिंपल नेम लिख रहा हूं मैं, IUPAC मैंने ईथर का IUPAC नेम वाले लेक्चर में इस चैनल की प्लेलिस्ट पर आपके लिए उपलब्ध है, वहां से देख सकते हैं। वैसे बता दूं क्या बताया था कि कम कार्बन वाले एल्किल के साथ O लिखेंगे तो मेथोक्सी, उधर को नंबरिंग कर देंगे तो एक कार्बन मेथेन, मेथोक्सी मेथेन, फिलहाल डाई मैथिल ईथर। अब सपोज कीजिए आप इसको तो CH3Br ही रहने दीजिए, लेकिन एल्कोक्साइड दो कार्बन का ले लीजिए, C2H5ONA, ये पहला वाला रिएक्शन, ये R और R' माने डिफरेंट एल्किल हो गए, यहाँ एक कार्बन का एल्किल है, दो कार्बन का, तो रिएक्शन में तो वही है कि NaBr के साथ जाएगा, इस CH3 को इधर लगना है, C2H5OCH3 और प्लस NaBr, क्या नेम होगा, मैथिल एथिल ईथर, ये मैथिल है, ये एथिल है और ये ईथर, तो मैथिल एथिल ईथर। और अगर IUPAC नेम की बात करें तो कम कार्बन वाले एल्किल के साथ वो लिखेंगे, तो इधर एक कार्बन इधर दो है, तो उधर के साथ लिखेंगे मेथोक्सी, इधर नंबरिंग करेंगे 1 2 एथेन, मेथोक्सी एथेन, सिंपल नाम लिख दिया। इसका नेम होगा सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड है। अगर हम इसको दो कार्बन का हेलोल्केन ले लें और ये भी दो कार्बन का ही एल्कोक्साइड लें, माने सोडियम एथोक्साइड ही लें, तो Na तो Br के साथ, ये C2H5 इधर लग जाएगा, तो रिएक्शन तो बहुत इजी है, C2H5O C2H5 प्लस NaBr, तो ये एथिल एथिल ईथर माने डाई एथिल ईथर बन गया, फिर से आपका सिमेट्रिक ईथर बन गया, सममित ईथर बन गया। ये नेम मैंने ऊपर लिख दिया है सोडियम एथोक्साइड, आप जब नोट करोगे बार बार लिखना आप, ये एथिल ब्रोमाइड है, ये मेथिल ब्रोमाइड था। तो आप देख रहे होंगे यहाँ देखिए सममित ईथर भी बन रहा है, असममित भी बन रहा है। अब यहाँ आप कर सकते थे दो कार्बन का लें, इधर एल्कोक्साइड एक लें, ये खुद नोट करना। अगर मैं C2H5Br का रिएक्शन CH3ONA से कराऊंगा तो NaBr के साथ C2H5 लग जाएगा, माने फिर से वही मैथिल एथिल ईथर बनेगा, असममित ईथर बनेगा ये वाला। तो ये जो ईथर बनाने का मेथड है, या कह लें हेलोल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईथर बनाने के जब मेथड हम पढ़ेंगे इससे जस्ट अगले चैप्टर में, अल्कोहल फिनोल ईथर वाले में, तो ये रिएक्शन वहां फिर से रिपीट होगा।
तो यहाँ ये केमिकल प्रॉपर्टीज है हेलोल्केन की, वहाँ ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर है, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक ईथर, सममित ईथर असममित ईथर। और असममित ईथर बनाने का तो यही एक मेथड अभी जो मैं बता रहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी आप उपयोग लिखने से पहले हेलोल्केन के नोट कर लीजिए। तो 13 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने हेलोल्केन के पढ़े हैं, तो इसके बाद मैं आपके लिए उपयोग लिख देता हूँ, समझाता हूँ। आज के इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है हेलोल्केन के उपयोग, यूजेस ऑफ हेलोल्केन। तो देखिए हेलोल्केन में हमने जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा तो उसमें हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप बन रहे थे, अल्कोहल बन रहा था, एल्कीन बन रहा था, एमाइन बना, साइनाइड बना, आइसोसाइनाइड बना, नाइट्रो बना। तो इस टाइप के इतने महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हमने बनते देखे, इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने देखे हैं बनते हुए। तो सबसे पहला उपयोग तो यही है, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक बनाने में, इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में हेलोल्केन का यूज होता है। सेकंड है बारबिट्यूरेट ड्रग्स, माने ये जो ड्रग्स हैं इनका काम होता है जैसे सर्जरी के समय जो टाइम पर एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक की तरह यूज होते हैं, बेहोश करने में उसको यूज किया जाता है पेशेंट को। तो ये इस टाइप के ड्रग्स बनाने में हेलोल्केन का यूज होता है। प्रशीतक के रूप में, माने रेफ्रिजरेंट के रूप में इसका यूज होता है, जैसे फ्रिज वगैरह में जो आप कहते हैं कि गैस जिसकी वजह से वो इतनी कूलिंग करती है आपका फ्रिज, तो प्रशीतक के रूप में। फिर है कार्बनिक विलायक के रूप में, माने जो हेलोल्केन है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सोलवेंट की तरह यूज करते हैं, माने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक इन हेलोल्केन में मिलाने पर घुल जाते हैं, तो इसलिए ये हेलोल्केन कार्बनिक विलायक के रूप में भी यूज में आते हैं। तो इस प्रकार से हेलोल्केन के ये आपके यूज हैं, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हमने हेलोल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज माने भौतिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टीज माने रासायनिक गुण और हेलोल्केन के यूजेस की बात की है। मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शनें रिपीट हुई, लेकिन जो भी और नई रिएक्शनें आई वो भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेलोल्केन की, क्योंकि कंपटीशन के यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आप यहाँ पर हेलोल्केन ये कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ तक आप अपनी कॉपी पर प्रॉपर जो नोट्स हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए, रिवाइज करते रहिए, लिख लिख कर आप रिएक्शन देखिए। जब रिएक्शन लिख रहे हैं तो नाम जरूर लिखें, रिएक्शंस में प्रोडक्ट के नाम जरूर लिखें और रिएक्शनों को बढ़ा बढ़ा कर लिखें, जिससे कि कोई आपको क्वेरी रह ही ना जाए, और रह जाए तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिए। क्योंकि जब मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराऊंगा तब आप ऑर्गेनिक में मानता हूं ऑलमोस्ट 60 to 70% सीख जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो चैप्टर में ही सीखी जाती हैं। क्योंकि जितने केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने बोले ये आपको व्हाट हैपन मैन में हो सकते हैं, या जो मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए बनाने की विधि हेलोल्केन के, वो चैप्टर के जो क्या होता है जब उनमें हो सकते हैं, कन्वर्जन में हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए जनरली अगर हम बात करें, ऐसा क्वेश्चन आ जाए नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड का रिएक्शन KOH अल्कोहलिक से होता है, तो आपको पता तो रहेगा KOH अल्कोहलिक क्या करता है, KBr को ले जाएगा, OH को एस दिलाएंगे नियरेस्ट कार्बन से। KOH एक्वस आ जाए तो आप KBr के साथ OH वहां छोड़ देंगे, KCN आ जाए KBr के साथ CN वहां छोड़ देंगे। तो इस टाइप से मैं आपको एक्सरसाइज तक आपको लेके जाऊंगा। तब तक जितने भी चैप्टर में आपके टॉपिक आ रहे हैं उसको लगातार तैयार करते रहिए, इस चैनल की प्लेलिस्ट पर आप बने रहिए, और भी अपने जो साथी हैं उनको बोलिए कि इस चैनल की प्लेलिस्ट से वो अपनी प्रिपरेशन करें, जिससे कि बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए चैनल बहुत उपयोगी सिद्ध हो। जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं आप अपने लिए कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लोरोफॉर्म एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हेलोल्केन का एक लास्ट टॉपिक रहेगा हेलोल्केन में, क्योंकि 2 पोर्शन है ना हेलोल्केन हेलोरीन, तो हेलोल्केन का लास्ट टॉपिक रहेगा क्लोरोफॉर्म। उसको बनाने की विधियां, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस की बात करेंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर में।